नमस्कार। आयुष दर्पण के इस प्लेटफॉर्म पर मैं डॉक्टर नवीन जोशी आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ आज एक तय प्रोग्राम के तहत हमारे साथ जो है वो दत्ता गायकवाड़ जी मुंबई से जुड़ते हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं उनको यहाँ पे स्ट्रीम में जोड़ता हूं। वो फिटनेस हेल्थ और फिटनेस एक्सपर्ट हैं और मैं उनको आज अपनी स्ट्रीम में जोड़ता हूं। और डॉक्टर दत्ता गायकवाड़ जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस धन्यवाद सर। आयुष दर्पण लाइव ब्रॉडकास्ट में, जिसमें आज का विषय है कैसे करें अपने वजन को नियंत्रित। यदि आप जानें तो वजन, बढ़ता हुआ वजन एक बहुत बड़ी समस्या है आज के समय में। लोग जो है वो बहुत कम एक्टिव रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन में सभी लोग घरों में ही सीमित रहे हैं। अब थोड़ा-सा लिबरेशंस मिले हैं, तो लोगों ने बाहर जाना शुरू किया है, लेकिन ऐसी स्थिति में हमें अपने वज़न को कैसे नियंत्रित करें, मोटापे को कैसे नियंत्रित करें, क्या खाना चाहिए, कौन-सी कसरतें करनी चाहिए, कौन से व्यायाम करने चाहिए। इस संबंध में बहुत सारे प्रश्न हमारे लोग जो पाठक हैं, दर्शक हैं, उनके मन में होते हैं कि वज़न कैसे और कब बढ़ता है, क्या करने से वज़न कम होता है, वज़न घटने पर फिर कैसे बढ़ जाता है, खान-पान कैसे होना चाहिए और कौन-सी कसरतें आपको करनी चाहिए। तो आइए आप हम ज़्यादा समय ना लेते हुए हम दत्ता गायकवाड़ जी को से ही ये सब जानते हैं। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिखें, जो वज़न, मोटापे इनसे संबंधित हो, कसरतों से संबंधित हो। तो दत्ता गायकवाड़ साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी, धन्यवाद सर। डॉक्टर नवीन सर, सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आज आपने आयुष दर्पण पर मुझे फिर एक बार मौका दिया। मैं इस आयुष दर्पण का विशेष धन्यवाद इसलिए भी चाहता हूं क्योंकि लगातार आप कई प्रोग्राम ऐसे दिखा रहे हैं, दे रहे हैं, जो हम सभी जितने भी है, योगा के ट्रेनर है या फिटनेस कोच हो, एलोपैथिक डॉक्टर हो, आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, हर किसी को एक ज्ञान बांटने का काम सर इस आयुष दर्पण के माध्यम से होता है। मैं पिछले कई दिनों से डॉक्टर शिल्पा एरमे जी को सुन रहा हूँ, डॉक्टर निकम साहब को सुन रहा हूँ, डॉक्टर अरविंद पाठक जी को मैं सुन रहा हूँ, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है आपका कि आज हम लोग जैसों को इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज सर मेरा विषय है वेट लॉस। हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में लोग मोटापे से परेशान हैं। एक ऐसी समस्या ये पैदा हो गई है जो कई बीमारियों को पैदा कर देती है, हम सभी को पता है। लेकिन एक ये बात भी बहुत जरूरी जानना है कि कहीं ना कहीं हम थोड़े से इस विषय को लेकर गंभीर नहीं है। जब तक 15 से 20 किलो 25 किलो वजन नहीं बढ़ता है, तब तक हम लोग इस विषय की तरफ अपना ध्यान आकर्षित नहीं करते हैं। 2-5 किलो में तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलता और फिर ऐसे लगता है कि नहीं, इतना तो वेट ठीक है, मैं कभी भी कम कर सकता हूँ। और जैसे जैसे वजन बढ़ते जाता है आगे, फिर बहुत दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। जब दुनिया के लोगों के नजर में जब आता है कि भाई सामने वाला बहुत ज्यादा मोटा दिख रहा है, या फिर कहीं ब्लड प्रेशर की समस्या है, डायबिटीज है, हार्ट की समस्या है, ऐसी कई प्रॉब्लम जब धीरे धीरे शुरू होते हैं, उनके बाद फिर जैसे ही हम लोग चेकअप के लिए जाते हैं डॉक्टर साहब के पास वगैरह वगैरह, तो वहां से बता दिया जाता है कि थोड़ा सा वॉकिंग शुरू कर दीजिए और थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, आपको वजन कम होना बहुत जरूरी है। अगर वजन नियंत्रित नहीं हुआ तो ये बीमारियां नियंत्रित लानी बहुत मुश्किल है। यानी एक मेडिकल साइंस ने तक ये प्रूव कर दिया कि कहीं हेल्थ को बिगाड़ने में अपने वजन का बहुत बड़ा रोल अदा होता रहता है। तो इसीलिए आज मैं इस आयुष दर्पण के साथ जुड़कर इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। आज वजन कम करने से पहले जो भी लोग वजन कम करना चाहते हो, जिन्हें भी लगता है कि नहीं हमारा वजन कम करना है, चाहिए वगैरह वगैरह, उन लोगों को सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारा वजन बढ़ता क्यों है। क्योंकि वजन कोई एक दिन में आपका नहीं बढ़ा है, वजन कोई 1 महीने 2 महीने में नहीं बढ़ा है। वजन वजन बहुत धीरे धीरे सालों साल आगे जाते जाते फिर बढ़ते जाता है। और एक समय के बाद जब तक हमें रियलाइज होता है कि भाई वेट बहुत बढ़ गया, पेट बहुत बढ़ गया, तब हम कोशिशें शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा मैं इस विषय की जानकारी देने के लिए आपकी युवावस्था में आपको ले जाता हूँ कि जहां पर हम स्कूल में पढ़ते थे, हम कॉलेज में पढ़ते थे, हम सभी जानते कि बहुत एक्टिव हुआ रहते थे। खान पान में उतनी मजा कुछ टाइम पर हुआ नहीं करती थी, क्योंकि घर से खाया जो मिला नहीं मिला, भागे वहां जाके कैंटीन में थोड़ा सा खा लिया, बाकी तो बस पढ़ाई में और खेलकूद में ही हम लोग बहुत ही व्यस्त रहते थे। जैसे जैसे पढ़ाई हम लोग ने पूरी कर दी और फिर हमने काम जैसे हमारा करना शुरू कर दिया, तो हम जानते हैं कि जो एक उधेड़ बुन लगी थी, एक जो एक हाइपर एक्टिविटी लगी हुई थी, हमारे साथ जुड़ी थी, यहाँ से घर, घर से कॉलेज, हर चीज के साथ में बहुत ज्यादा एक्टिव थे,
बहुत ज्यादा हम लोग फास्ट थे। लेकिन जैसे ही कोई काम हम करने के लायक जब बन जाते हैं 22, 23, 25 साल के बाद, तब जाके हमारी पढ़ाई लिखाई हम इतनी करते हैं कि जो काम हमें मिलता भी है, अक्सर ज्यादा करके 70% बैठने का काम मिलता है। यानी युवावस्था में जो एक एक्टिविटी बनी रहती थी हमेशा के लिए, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी धीमी हो जाती है। अब ध्यान देना, घर में जब माता पिता के पास रहते थे, जब उनके पास हम लोग है या घर में ज्यादा समय हम लोग बिताते थे, तो जो घर का खान पान था वो हमारे लिए पर्याप्त मात्रा में हमें मिलता था, और वही खा के हम लोग अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाते थे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग कामकाज पे लग गए, बाहर का खान पान थोड़ा सा ऐड होते गया, और वहां से जाके एक तो एक्टिविटी का कहीं ना कहीं कम होना और खान पान का इंक्रीज होना, ये दो चीजें उस जीवन के इस आयु के ऐसे मोड़ पर जाके शुरू होती हैं। सही मात्रा में देखो तो वहां खाने की कटौती होनी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि हम जो भी खान पान लेते हैं, जो भी खाते हैं, उनमें 6 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी जो ज्यादा मात्रा में लगता है, और कई होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो बहुत कम मात्रा में लगता है। तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का एक फर्क अगर हमको थोड़ा समझ में आ जाता है, तो आगे का जीवन फिर बहुत इजी हो जाता है। युवावस्था से आगे जाने के बाद जैसे बैठ के काम काज शुरू होती है, शादी बाराती शादी वगैरह सब पड़ जाती है, उनके बाद आगे की जो उम्र है वो देखते 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 वेट गेन होते जाता है। आज अगर आप अपनी शादी की तस्वीरें निकाल के देखें, कोई अगर 50 साल 55 साल का है, 40 साल का है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। युवावस्था के लोगों को उतनी दिक्कतें वजन की नहीं है, जिनको है उनको क्यों है उसके बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा। पहले हम देखते हैं कि एक मध्यम आयु में आने के बाद किस तरह से नेचुरली वेट गेन होता है। वजन संबंध का, वजन घटाने का या वजन बढ़ने का पूरा पूरा अगर संबंध किसके साथ में है, तो वो संबंध होता है हमारे बेजल मेटाबॉलिक रेट, यानी जिसे हम चयापचय कहते हैं, या एक बीएमआर हम सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं। तो इस बीएमआर जब तक आपका एक्टिव है, बीएमआर जब तक आपका ऊपर है, तब तक सब कुछ ठीक चलते रहता है। जैसे जैसे बीएमआर हमारा स्लो होता है, वैसे वैसे धीरे धीरे वजन का बढ़ना शुरू होता है। अब ये हर किसी का नहीं होता है। वेट गेन होना बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आपका रहन सहन कैसा है, आपकी नींद कैसी है, आपका खान पान कैसा है, आपका कामकाज कैसा है, आपकी बॉडी में मसल और फैट का रेशो कितना है, आपकी सोच कैसी है। हर चीज पर वजन एक डिपेंड करता है। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जैसे जैसे बीएमआर आपका स्लो हो जाता है, वैसे बाद में वेट गेन शुरू होता है। आज मैंने कुछ समय पहले कहा था कि अपनी शादी की तस्वीरों को निकाल के देखिए, आप नोटिस कीजिए कि शादी में मोस्टली 90% जितने भी दूल्हा दुल्हन जो भी है, वो दुबले पतले बड़े अच्छी शेप में आपको नजर आते हैं। लेकिन आने वाले 15 साल 20 साल के बाद अगर उन्हीं को देखे या हम अपने आप को अभी देखें, तो लगेगा कि वेट काफी कम से कम 15 से 20 किलो वेट हम बढ़ा चुके हैं। अब ध्यान रखिएगा, जहां पर शादी की उम्र में इतने बढ़िया पतले थे, यानी 22-23 साल के बाद और 40-45 के बाद में आके इतना वजन का बढ़ना, ये दो चीजों का जो फर्क है, ये फर्क केवल आपके बीएमआर के कारण है, बीएमआर स्लो होने के कारण है। अब बीएमआर स्लो होता क्यों है? तो रिसर्च है कि नेचुरली एक बार 25-26 साल की उम्र आगे चली जाती है आपकी, या एक 28-30 के बीच में आप आ जाते हैं, तो नेचुरली हर किसी का बीएमआर स्लो होता है। थोड़ा थोड़ा स्लो होते 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 आगे की जिंदगी हमारी बीतती है। उन्हीं लोगों का ज्यादा स्लो नहीं होता है जो रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले होते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जिनकी जो एक मैदान पे जाके खेलने की जो एक्टिविटीज होती है, वो जिनकी कंटिन्यू बरकरार रहती है युवा अवस्था से लेकर आगे तक, उन लोगों के बीएमआर को कम होने में उतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीने वाले लोग होते हैं, जिन्हें विशेष रूप से कोई कष्ट का काम नहीं करना होता है, बस स्कूल कॉलेज तक थे, पढ़ाई लिखाई करने तक जो बैठ के अपना कामकाज सब चल रहा था, भागदौड़ चल रही थी, उतना पूरी हो गई, और जैसे ही अपना कामकाज शुरू कर दिया, बैठ के काम करना एकदम से शुरू हो गया, चलना फिरना कई हद तक बंद हो गया। एक बात जरूर हुई कि ब्रेन बहुत एक्टिव हो गया, ब्रेन बहुत शार्प हो गया, क्योंकि इतना सारा काम करना है तो ब्रेन वर्क ही है पूरा, कंप्यूटर के सामने बैठना काम करना। लेकिन इस ब्रेन के एक्टिवेट होने के बावजूद भी शरीर का जो चलन है वो पूरी तरह से ठप होने के कारण बीएमआर धीरे धीरे जाके नीचे आना शुरू करता है, खासकर उन लोगों का जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीना शुरू करते हैं। आज कोई बच्चा या कोई युवा है, वो अगर एक्टिविटी अवस्था में है, शादी के बाद भी कामकाज के करते करते भी अगर उसने अपनी वो एक्टिविटी जो कॉलेज के दिनों में थी वैसे के वैसे अगर जारी रखी, तो ऐसे बच्चों को अक्सर वेट गेन की उतनी समस्या नहीं आती है, वजन बढ़ने की समस्या नहीं आती है। लेकिन जिन लोगों ने अच्छी खासी लाइफ को छोड़कर सेडेंटरी लाइफ को जीना शुरू कर दिया, जबकि उनको नहीं करना चाहिए था, जैसे जैसे आगे उम्र बढ़ती है हमें और एक्टिव होना चाहिए, लेकिन होता है बिल्कुल इससे उल्टा।
और उसके कारण बीएमआर नीचे नीचे आता है और फिर वेट गेन होते जाता है। मैं कई घरों में देखता हूँ, कई पत्नियां कहती हैं कि शादी के पहले हमारे पतिराज जो थे, आपको देखना चाहिए था, कितने दुबले पतले थे, लेकिन देखिए अब कितने अच्छे हो गए हैं, क्योंकि खान पान, पत्नी के हाथ का खाना और ये सब कहीं ना कोई मायने रखता है। तो मैं ऐसी महिलाओं से पूछना चाहता हूँ, क्या जब शादी नहीं हुई थी, जब ये भाई साहब अपने माता पिता के घर में थे, क्या वहां पे उनको खाना नहीं दिया जाता था? जरूर दिया जाता था, लेकिन फिर उनका वजन क्यों नहीं बढ़ा? और आपके आने के बाद, शादी के बाद ही वजन क्यों बढ़ा? तो ये आपके खाने में इसमें कोई खास विशेष या आपके प्रेम में कोई खास विशेष श्रेय इसका नहीं जाता है। ये श्रेय पूरी तरह से जाता है केवल बेजल मेटाबॉलिक रेट को, यानी बीएमआर को। जैसे जैसे बीएमआर नीचे आता है, वैसे वैसे आपका वेट बढ़ना शुरू होता है। अब बीएमआर का एक नॉर्मल मतलब क्या होता है? आप सभी डॉक्टर हैं, मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो डॉक्टर नहीं है, जो फिटनेस फील्ड से जुड़े हुए नहीं है, जो योगा के फील्ड से जो लोग नहीं जुड़े हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि बीएमआर का मतलब और कुछ नहीं है, एक चयापचय का एक वेग होता है। जैसे खाना खाने के बाद, एक आखिरी आपने खाना खा लिया, उसके बाद 12 से 18 घंटे के बाद, यानी 24 घंटे तक शरीर को अपना खुद का काम करने के लिए जो ऊर्जा लगती है, उसे कहते हैं बीएमआर। अब ये ऊर्जा क्या क्या चीज के लिए लगेगी? ये डाइजेशन के लिए लगेगी, ये शोषण के लिए लगेगी, ये यानी एक तो हो गया आपका पचन, दूसरा हो गया शोषण, और तीसरा हो गया अभिसरण। यानी शरीर को अपने कामकाज करने के लिए, फिर वो दिल का धड़कना हो, लंग्स की एक्टिविटी, आंतड़ियों की मूवमेंट, लीवर का काम, ब्रेन का काम, आंखों से दिखना, हमारा सोचना वगैरह वगैरह, इन सारी चीजों को जब आप कुछ नहीं करते हो, जब आप बिल्कुल आराम की अवस्था में लेटे हुए हो, बिल्कुल निमांत हो, ऐसे समय पर जो ऊर्जा लगती है अपने शरीर को काम करने के लिए, उसे कहते हैं बीएमआर या चयापचय। तो कहीं ना कहीं ये स्लो होने के बाद आपको जो खाना हम लोग दिन भर में खाते हैं, उनकी मात्रा कहीं ना कहीं लेस करनी पड़ती है, या फिर उतने खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि एक बीएमआर जो था हमारी युवावस्था में, वो अब जाके उम्र के कारण वो थोड़ा 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 नीचे आते जाता है। तो जैसे बीएमआर स्लो होता है, वैसे बॉडी की जो नीड होती है फूड की, एक बॉडी की एनर्जी की जो नीड होती है, वो भी कहीं ना कहीं कम होती है। इसके लिए मैं उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे अगर किसी को एक हाइपोथायरॉयडिज्म है, आप जानते हैं कि हाइपोथायरॉयड अक्सर वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तब ये उसमें होता क्या है? तो कहीं ना कहीं बीएमआर जो होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में हमारा स्लो हो जाता है, कम होता है, और उसके कारण आपका वेट गेन शुरू होता है। जब अगर किसी को थायराइड है, अगर वो अपने खान पान में से कुछ कैलोरीज कम करते हैं ना, थोड़ा अगर कम खाना शुरू करते हैं, तो इनको वेट बढ़ने की समस्या नहीं आती है। लेकिन हमारे समझ में ये आता ही नहीं है कि करना क्या है। बाकी सारी दवाइयां हम लेते रहते हैं, लेकिन खाने में कटौती करने की कभी हमें जरूरत महसूस नहीं होती। तो आज इस आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म से मैं यही बताना चाहता हूं कि वजन बढ़ने का सीधा संबंध आपके खान पान से है, आपके एक्टिविटी से जरूर है, लेकिन 70 to 80% वेट बढ़ता है आपके खान पान के कारण। क्योंकि जिस युवा अवस्था में जब बॉडी डेवलप हो रही थी, जब आपकी ग्रोथ हो रही थी, उस टाइम पर बहुत ज्यादा खाने की आपको जरूरत थी। उस टाइम पर आपका बीएमआर भी बहुत हाई होता था। बीएमआर का हाई होना यानी हार्ट रेट का हाई होना, लंग्स हो गए, बॉडी के जितने ऑर्गन्स है, ये बढ़ चढ़ के काम करते थे, इसलिए ताकि आपकी हमारी ग्रोथ अच्छी सी हो सके। लेकिन जैसे ही हमारी ग्रोथ पूरी हो गई 18, 20, 22, 25, 23 साल के अंदर अंदर, उसके बाद एक बार लंबाई बढ़ने वाली ग्रोथ खत्म हो जाती है। तो उसके बाद अगर हमारा खान पान उतना ही चालू है, तो हमारी फिर ये जो नीचे की बॉडी की ग्रोथ है यानी फैलना, वो शुरू होता है। तो ये बीएमआर का थोड़ा सा अगर मामला अगर हमको समझ में आ जाए, तो मुझे ऐसे लगता है कि वेट का कम करना या वेट बढ़ाने को रोकना बहुत मुश्किल काम नहीं है। बस यही है कि एक तो उसके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं, और जो जानकारी है वो इतनी आधी अधूरी जानकारी है। कई बार तो इतना गलत लोग जा रहे हैं। जैसे एक सिंपल सा सवाल मैं यहाँ पे पूछूंगा, जवाब मैं ही दूंगा इसका, कि आज अगर किसी को वजन कम करना है, तो तुरंत कहा जाता है कि रोज 1 घंटा वॉक करो, वजन कम हो जाएगा। आज अगर किसी को वजन कम करना है, तो दूसरी लाइन आती है कि जिम में जाके 1 घंटा एक्सरसाइज करिए, आपका वेट लॉस हो जाएगा। आज वेट लॉस करना है, कोई वहां पर योगा शिक्षक है, वहां बताया जाता है कि रोज 1 घंटा आसन कीजिए, वेट लॉस हो जाएगा। तो इसमें मैसेज इतना गलत चला गया कि जो वॉकिंग का जो मेन रोल था हमारे शरीर में या हमारे फिटनेस लेवल पर, वेट ट्रेनिंग का एक जो महत्व था, योगा का जो महत्व था, ये सारे जो मेन महत्व जो उसके थे, मेन इंपोर्टेंस थे, वो सारे के सारे बाजू में रह गए। और आदमी केवल एक ही चीज के लिए योगा करने लग गया,
आदमी केवल एक ही चीज के लिए वॉकिंग करने लग गया, आदमी केवल एक ही चीज करने के लिए जाके जिमों में पैसा भरने लगा, मेहनत करने लगा, क्योंकि गोल एक ही था कि मुझे कहीं ना कहीं वजन घटाना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वॉकिंग करने से वजन नहीं घटता है या जिम करने से नहीं घटता है, योगा करने से नहीं घटता है। तो ये जितनी भी कसरतें हैं, इनका हमारे लाइफ में कुछ और रोल होना चाहिए था। वो रोल या वो टारगेट हमने देखा नहीं और बस हम वजन कम करने के लिए करने लगे। तो मुझे ऐसे लगता है कि केवल इसी सोच के कारण जो एक रिजल्ट आने चाहिए, आपको बढ़िया रिजल्ट आने चाहिए, एक हमेशा वाले रिजल्ट आने चाहिए, वो रिजल्ट आप लोगों को नहीं आते हैं या उन लोगों को नहीं आते हैं जो इन बातों को समझ नहीं पाते हैं। जब मैंने बताया कि 80%, 75 से 80% वेट गेन होना आपके खान पान पर है, तो कसरतें करके आप कितना वहां पर रिजल्ट ला पाएंगे, सोचने वाली बात। आज कितना ऊर्जा, कसरत क्या करेगी, आप वॉक करिए 1 घंटा। आप जानते हैं 1 घंटा ब्रिस्क वॉक का मतलब होता है किसी से बिना चर्चा किए अपने नॉर्मल स्पीड से और थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के बिल्कुल बढ़िया तरीके से जब 1 घंटा आप वॉक करते हो, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, तो केवल 240 से 250 कैलोरीज खर्च होती हैं। और हम जो घर में चपाती खाते हैं ना, जो रोज रोटी खाते हैं, वो एक चपाती में लगभग 120 कैलोरीज होती है। यानी रोज 1 घंटा अगर आपने वॉक कर लिया, तो 1 घंटा वॉक करने के बाद 250 कैलोरीज अगर खर्च हुई, तो केवल 2 चपाती में से फिर आपको 250 कैलोरीज मिल गई। अब मुझे बताइए, आप कितना कसरत करोगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा? कहीं ना कहीं ये कसरतें ज्यादा करना, ये एक्सरसाइज नहीं बल्कि एग्जर्शन का रूप लेती है। तो क्यों ना खाने पे पहले फोकस किया जाए, क्योंकि वजन आपका खाने से बढ़ा हुआ था। जब युवावस्था में थे उतना खान पान था नहीं, अगर था भी तो भी ग्रोथ के लिए, वो एनर्जी के लिए खर्च होने के लिए उतना पर्याप्त था। लेकिन जब आपकी ग्रोथ, लंबाई वाला काम आपका रुक गया, जब आपका बैठ के काम चालू हो गया, जब आप 25, 28, 30 साल की उम्र में आप आ गए, जब अभी कोई ग्रोथ आप नहीं होनी है, तब आपको 100% वहां खाने में कुछ कटौती करनी चाहिए, क्योंकि नेचुरली बीएमआर आपका लो है। उसके बावजूद भी आप अगर वही खाना खाओगे, खाने में तो बहुत फर्क पड़ गया। पहले तो घर में खाते थे, काम का काज लगने के बाद, शादी के बाद तो बाहर खाना बढ़ गया। हर हफ्ते लोग बाहर जाने लग गए, रोज किसी ना किसी का बर्थडे है, रोज किसी ना किसी कोई फंक्शन है। तो खूब इतना खाना, यानी बॉडी की खाने की या बॉडी की जो ऊर्जा लेने की, एनर्जी लेने की जो रिक्वायरमेंट है, वो कहीं ना कहीं कम हो गई। और हमने एनर्जी का एक्स्ट्रा पेट में डालना शुरू कर दिया, और यहीं से धीरे धीरे जाके वजन का बढ़ना आपका शुरू होता है। अब बॉडी की रिक्वायरमेंट कैसी, कितना बढ़ता है, उसका एक कैलकुलेशन होता है, ध्यान से सुनिएगा इसको। जैसे मानो कि आपके बॉडी को रोज 2000 कैलोरीज की जरूरत है। आज मैं समझे 5 फुट 4-5 इंच का हूं, और एक 65 से लेकर 68 किलो अगर मेरा वजन है, अगर ऑन एन एवरेज देखेंगे तो मेरे बॉडी के लिए, मुझे जीने के लिए, मुझे अपना कामकाज करने के लिए 2000 कैलोरीज का खाना दिन में पर्याप्त होता है। अब कैलोरीज काउंटिंग जनरली कैसी होती है, मैं पूरा ज्यादा कैलकुलेशन यहाँ से नहीं बताऊंगा। कोई जानना चाहता है तो हम इंडिविजुअल, क्योंकि डाइट क्या होना चाहिए ये हर किसी का अलग मामला हो सकता है, एक ही बार में नॉर्मल लेवल पर ही बताया नहीं जाता। लेकिन फिर भी बताने की कोशिश करता हूँ कि हमारा दोपहर का खाना होता है लगभग 500 कैलोरीज के आसपास का होना चाहिए। रात का खाना होता है 500 कैलोरीज के आसपास का। सुबह का ब्रेकफास्ट होता है 250-300 कैलोरीज के आसपास का। और बाकी दिन में सब फल वल सब पकड़ के एक 2000 के आसपास का कैलोरीज का खाना हमें लेना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि 2000 कैलोरीज का खाना मेरे बॉडी के लिए पर्याप्त है। जब तक मैं 2000 कैलोरीज का खाना खाऊंगा, मुझे पता है कि मेरा वेट बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही पार्टियां शुरू होती हैं, जैसे ही कहीं ना कहीं फंक्शन में जाते हैं, जैसे ही बाहर जाके होटलों में हम खाना शुरू करते हैं, तो हम लोग डेफिनेटली खाना घर की तुलना में वहां जाके ज्यादा खाते हैं। प्लस वहां का जो खाना है वो काफी भारी तेल, ऑयल, ये सारी चीजें डाल के बहुत टेस्टी, स्वादिष्ट बनाया जाता है। वहां आपकी हेल्थ की फिक्र कम होती है और स्वाद को बढ़ाने पे ज्यादा भार दिया जाता है। तो ऐसी अवस्था में वहां पर 2000 कैलोरीज की जगह पर रोज 250 कैलोरीज, 350 कैलोरीज, या सब 2500 या 3000 कैलोरीज तक का खाना बड़े आसानी से खाते हैं। मैं क्यों काउंटिंग बढ़ा रहा हूं कैलोरीज की? एक गुलाब जामुन भी अपने ले लिया तो 200 से 250 कैलोरीज मिल गई। एक समोसा खा लिया, 200-250 कैलोरीज मिल गई। कोई और कोई तला हुआ चीज खा लिया, उतने, क्योंकि बहुत ज्यादा कैलोरीज मिलती हैं। आपको ताजुब होगा, ये जो हम लोग आलू के जो वेफर खाते हैं ना, 100 ग्राम का जो पर्चा मिलता है बाहर, जब हम लोग कहीं मूवी देखने के लिए जाते हैं, 100 ग्राम के वेफर में लगभग 450 कैलोरीज होती हैं। आप विश्वास करिए, 100 ग्राम के वेफर में कितना कितना आलू होगा उसमें, एक थोड़ा प्रोटीन, थोड़ा फैट और थोड़ा सब काउंटिंग करके, लेकिन 450 से 460 कैलोरीज मिलती है आपको केवल 100 ग्राम के आलू के चिप्स में, जो वेफर हम लोग खाते हैं।
तो ऐसा तो मेरे ख्याल से हम लोग बहुत कुछ खाते हैं, पापड़ खाते हैं, गुलाब जामुन खाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, इसलिए कैलोरीज का इंटेक आप सोचिए ना, घर की हाइजीनिक रोटी छोटे काटे इस रोटी में भी 100 से 120 कैलोरीज हो गई। तो जो तली हुई चीजें हैं, जो फ्राइड फूड बाहरी जो मार्केट से हम लोग जो बाजार से लाते हैं, उसमें तो बहुत सारी कैलोरीज मिलती हैं। तो जहां 2000 कैलोरीज मिलनी थी, वहां 2500 3000 कैलोरीज मिलने लग जाती है। अब रोज अगर आपने 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा कर ली, मैं समझा छोड़िए आपकी 3000 कैलोरीज नहीं लिया आपने, लेकिन कभी 2500 2700, ये तो आंख बंद करके कैलोरीज बढ़ जाती है। तब ऐसे करते 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 जब 7000 कैलोरीज बॉडी में सेव होती है आपके, तब जाके हमारा 1 किलो वजन बढ़ता है। ध्यान से सुनना, रोज 500 कैलोरीज अगर हमने एक्स्ट्रा पकड़ ली, जो बड़े आराम से हमें मिलती है, कैलकुलेशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप खान पान के अलावा थोड़ा भी आपने कुछ लिया, कैलोरीज आपकी बढ़ गई। तो रोज अगर 500 कैलोरीज तो 30 दिन में अगर पकड़ते हैं तो 15000 कैलोरीज हो गई। यानी 15000 कैलोरीज एक महीने में आपने एक्स्ट्रा कर ली, वहां पर आपका 2 किलो वजन बढ़ गया। ये वजन ऐसे ही बढ़ता है, वजन एक साथ कभी भी नहीं बढ़ता है। अब एक महीने में 2 किलो वजन बढ़ गया। अब 1-2 किलो वजन बढ़ा, आपको कुछ समझ में आया नहीं, थोड़े आपकी हेल्थ अच्छी लगने लग जाती है, परिवार भी खुश, दोस्तों में भी खुश होते हैं। अगले महीने में फिर 2 किलो बढ़ता है, फिर 2 किलो बढ़ता है। अभी जब तक ये 12 से 15 किलो 18 किलो नहीं बढ़ता है, हमारे समझ में आता नहीं है। अगर समझ में आ भी गया तो भी हम उसको लेकर सीरियस होते नहीं है। और जैसे 15-20 किलो वजन का बढ़ना, अब ये 15-20 किलो बढ़ा कभी, किसी का 1 साल में बढ़ सकता है, किसी का 2 साल में, किसी का 3 साल में, किसी का 5 साल में, किसी का 8 साल में। क्योंकि आज अपने 2500 कैलोरी का खाना खाया, 2 दिन वापस 2000 का खाया, फिर चौथे दिन पे जाके 3000 कैलोरीज का खाना हो गया, फिर 2 दिन घर पे 2000 कैलोरी, घर में खाना परफेक्ट मिलता रहा, फिर जाके बाहर गए, कभी घर में ही कुछ स्वादिष्ट व्यंजन कुछ ना कुछ बन गए। तो ऐसे करते 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 जब ये ऊर्जा इकट्ठा होती है बॉडी में, तब जाके वजन बढ़ता है। अब ये ऊर्जा इकट्ठा होती क्यों है? जैसे कुछ समय पहले मैंने कहा कि पोषण, शोषण और अभिसरण में, यानी बीएमआर में आपने जो खाया या उनका जो भी एक रिक्वायरमेंट होता है, उतना वो पूरा हो जाता है जो बॉडी को चाहिए। उसके बाद कुछ परसेंटेज बढ़ाने पड़ते हैं अगर आपका कामकाज बैठे स्वरूप का है या चलने फिरने का है, उसके हिसाब से। इसलिए मैंने कहा कि 2000 के कैलोरीज के आसपास का फूड हमें लेना चाहिए। उतना लेते तो आपका वेट नहीं बढ़ता है। लेकिन जब रोज थोड़ा 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 कैलोरीज इंटेक अगर आपका करते गए, तो बॉडी में जाके केवल सेव होने का काम होता है। अब क्या होता है, जैसे आज मैंने कुछ खाना खाया, खाना खाने के बाद वो डाइजेशन होना, पचन हो जाता है। पचन होने का मतलब क्या है, सिंपल भाषा में, आप सभी डॉक्टर से मुझे ये बताने की जरूरत महसूस नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो डॉक्टर नहीं है, वो अपने फील्ड के नहीं है और केवल वजन कम करने का प्रोग्राम है इसलिए सुनने के लिए आए हैं, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आज खाना खा लिया, तो खाने में हमने जनरली कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, फैट्स लेते हैं, वगैरह वगैरह, जिन्हें हम लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जिसमें ज्यादा मात्रा में ये पदार्थ हमें लेने पड़ते हैं। और जो कुछ समय पहले मैंने कहा था माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी जो विटामिन मिनरल में होते हैं, वो दवाई के माध्यम से बहुत मिलीग्राम में वगैरह में या इंटरनेशनल यूनिट्स में लिए जाते हैं, उसमें कोई कैलोरीज नहीं होती हैं। तो हम लोग जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, जो मेडिसिन के इसमें आते हैं या विटामिन सी इसमें, उसमें मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो मेरा टॉपिक नहीं है। लेकिन जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो जब कैलोरीज पेट में चली जाती है, खाना जब हम खाते हैं, अब कोई भी खाना खाने के बाद, जैसे चपाती खा गई, चावल में खा गया, हमारे खाने में अधिकांश मात्रा में जो हम हिंदुस्तान वासी है, भले कोई नॉनवेज खाने वाला भी हो, तो ध्यान रखना, हम लोग केवल 20% ही नॉनवेज को लेते हैं, बाकी 80% खाना हमारा वेज होता है। क्योंकि कोई भी सब्जी खानी हो आपको, या तो वो चपाती के साथ, रोटी के साथ, पूरी के साथ, पराठे के साथ, चपाती के साथ ही खाई जाती है, या फिर चावल के साथ खा जाती है। अभी जहां चपाती फिर आपकी गेहूं की हो, मैदे की हो, रोटी आप जवार की खाओ, बाजरा की खाओ, या गेहूं की खाइए, ये सारी चीजें जितनी भी है वो कार्बोहाइड्रेट्स में काउंट होती है। जो हमारा एक चावल है, पूरी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स है। तो एक कार्बोहाइड्रेट का पचन होने का सिंपल मतलब है कि ये कार्ब हम जब खाते हैं और जब इसमें डाइजेशन होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का रूपांतर ग्लूकोज में होता है, और उसके बाद शरीर अपने एनर्जी के लिए ग्लूकोज को यूज करता है। अब जितना शरीर को ग्लूकोज की जरूरत है उतना बॉडी ले लेती है, जो रिक्वायरमेंट नहीं है वो कुछ लीवर में जाके जमा हो जाता है। और वो इसलिए जमा हो जाता है कि जब अगला खाना अगर आपको समय पे नहीं मिला, आपकी बॉडी की एक्टिविटी ज्यादा हो गई और बॉडी में अगर कहीं एनर्जी की कमी महसूस होने लग गई, तो फिर जो लीवर में वगैरह जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर है, वो फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर आपको एनर्जी देने का काम करता है। तो ये एक सिंपल एक डाइट हो गया आपका।
जैसे दूसरा होता है, जैसे हम लोग जो प्रोटीन्स वगैरह खाते हैं, तो प्रोटीन का डाइजेशन सिंपल है कि वो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं, और अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होने के बाद ही प्रोटीन का काम एग्जैक्टली जो काम होता है, जैसे मसल को बिल्डअप करना, मसल रिकवरी करना, जो टिश्यू आपके डेथ हो गए हैं उसको रिपेयर करना वगैरह वगैरह। तो ये कुछ डाइजेशन सिस्टम है कि जब तक कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना, आपके प्रोटीन्स का अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होना, और हम लोग जो भी फैट्स लेते हैं उन फैट्स का फैटी एसिड में कन्वर्ट होने का मतलब होता है डाइजेशन यानी पचन। अब इस पचन के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए शरीर को चलाने के लिए, उतना ग्लूकोज आपको देते जाता है, और बाकी का जो है वो बॉडी में स्टोर होता है। अब ये कहां पे स्टोर होता है? हमारी स्किन और मसल के बीच में ईश्वर ने काफी जगह बना के रखी हुई है। एक वो ऐसी जगह कि जहां पर एनर्जी सेव करने के लिए कई लेयर पैदा हो जाती है, कई लेयर बन जाती है अपने आप एक एक करके, और उसके बाद जब कभी आपको खान पान नहीं मिला, कोई दिक्कत अगर आ गई, भूखमरी सी हो गई, तब लीवर जाके अपने में का ग्लाइकोजन देने का काम आपको करता है, और जब लीवर भी खाली होने लग जाता है तो जाके फिर ये स्किन और मसल के बीच का जो फैट है वो शरीर यूटिलाइज करना शुरू करती हैं। ये वही है, जैसे हमारे अब मेरे पॉकेट में कुछ पैसे पड़े हुए हैं, थोड़े पैसे मेरे घर में मेरे कबाड़ के अंदर है, और बाकी के पैसे मैंने बैंक में रखे हुए हैं। आज मेरे पॉकेट के अंदर के पैसे खत्म हो गए तो मैं कबाड़ से पैसे निकालूंगा। ध्यान से सुनना, यानी जब बॉडी में जो मसल के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट जितने भी थे वो खत्म हो गए, खर्च हो गए, अब लिवर को अपना जो ग्लाइकोजन स्टोर किया था वो देने की नौबत आ गई, मतलब कबाड़ में से पैसे यूज करने मैंने शुरू कर दिए, अब वो भी खत्म हो गए तो फिर बैंक में जाना पड़ेगा मुझे। यही मतलब है कि जो स्किन के नीचे जो फैट्स है, जिसे सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं, वो फैट का यूटिलाइजेशन उसके बाद शुरू होता है। तो ईश्वर ने एक रचना हमारी इस तरह से की बना के रखी है। अब हमारा खान पान, हमारा कामकाज कैसा है और कितना इसको बढ़ाना है, ये केवल हमारे आपके हाथ में होता है। लेकिन ये सोच, ये जानकारी नहीं होने के कारण, या फिर जानकारी होने के बावजूद भी उसको लेकर गंभीर नहीं होने के कारण, ये जो एक सबक्यूटेनियस फ्लैट है, ये फैट धीरे धीरे आके बढ़ते जाता है, और वो इतना बढ़ता है, और फिर आदमी जो बिल्कुल दुबला पतला बढ़िया था 28-30 साल की उम्र तक, वो 45-50 साल तक पूरा गोल मटोर हो जाता है। ये है कैलोरीज का एक्स्ट्रा इंटेक का फर्क। अभी ये बड़ा क्यों था? एक तो आपका बीएमआर लो हो गया इसलिए बड़ा था, और दूसरा बड़ा था आपने अपना कैलोरीज का इंटेक है वो बढ़ा दिया था। अब कहीं ना कहीं दो चीजें आपकी हो गई। ठीक है कि वजन एक बार आपका बढ़ गया, अब उसको कम कैसे करें? तो दो पर्याय खाली कम होने के होते हैं। एक तो जो वजन बढ़ने की जो लेवल है, जो बढ़ने की जो स्थिति है, उसको सबसे पहले आपको रोक लगाना है। अब जहां रोक लगाने की बात आती है वहां पर पहले आता है कैलोरी इंटेक। तो हमारे बॉडी के हिसाब से कितना कैलोरीज हमें लेना चाहिए, ये हमें आपको पता होना चाहिए। तो इसमें कई सारे मैथ्स है, लेकिन एक सिंपल मैथ मैं बोलता हूं। जैसे मेरा आज वजन है, एक उदाहरण के लिए 70 किलो, तो 70 मल्टीप्लाई 30 अगर आप करते हैं, हर वजन के लिए 30 किलो कैलोरीज का हम पकड़ के चलते हैं, 30 कैलोरीज किलो कैलोरीज। तो 70 के हिसाब से मल्टीप्लाई मैं 30 करूं, तो मेरे बॉडी के लिए, मुझे फिट रहने के लिए 2010 कैलोरीज की अवस्था है, मतलब 2100 कैलोरीज मेरे लिए पर्याप्त है। तो हर किसी को सबसे पहले ये देखना है कि मेरा वजन कितना है, उसे मल्टीप्लाई 29 या 30, आप जो भी है 30 करेंगे, थोड़ा सेफ रहेगा। क्योंकि ज्यादा जब कैलोरीज जब हम नीचे लाते हैं तो बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। क्योंकि बॉडी को देखिए, आपका वजन बढ़ गया इसलिए आप खाने में कटौती कर रहे हो, लेकिन ध्यान रहे आपका बीएमआर कितना है आपको पता होना चाहिए, आपका कामकाज कैसा है आपको पता होना चाहिए। उसके अनुसार अगर कैलोरीज उतनी बॉडी को नहीं मिली, बॉडी को उतने न्यूट्रिएंट्स अगर नहीं मिले, तो आज नहीं कल धीरे धीरे जाके आपको वीकनेस आना शुरू हो जाएगा। बॉडी को जब पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हैं, बॉडी में यूरिक एसिड का बढ़ना शुरू हो जाता है, कई बीमारियां बॉडी में आना शुरू होती है। मैं फास्टिंग वगैरह पे आता हूं थोड़े समय के बाद में। तो खाने में ज्यादा कटौती करना ये सही राय नहीं है। खाना सही मात्रा में खाना हमारे लिए जरूरी होता है। तो अगर मुझे 2100 कैलोरीज का खाना खाना है, और मुझे पता है कि मुझे अभी इतना ही खाना खाना है, मेरा वेट ज्यादा है, मुझे खाना रोकना है, तो मैं क्या करूंगा? एक सिंपल डाइट का फंडा मैं आपको अभी आने वाले कुछ समय में बताता हूं। सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए कि 2100 या 2000 कैलोरीज का, यानी हमारा जो बॉडी वेट है, कल आपका बॉडी वेट 80 किलो हो सकता है, तो 80 से अगर मल्टीप्लाई 30 आप करिए तो वहां 2400-2500 कैलोरीज के आसपास आ जाएगी। अभी यहाँ पे कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है, आप समझ सकते हो। तो उतना ही खाना आपको खाना है। अगर ये खाने में अगर आपने कटौती की, तो मेरा विश्वास रखिए, आपका जो वेट बढ़ने का जो स्केल है, कि जो एक इंक्रीज है, इंक्लाइन है आपका, रोज वेट थोड़ा थोड़ा हर महीने, वो सबसे पहले वहां पे रुक गया। यानी वेट को बढ़ाने का रोकना है, तो खाने को वजन के हिसाब से कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से वहां जाके रोकना है, जिसका मैंने मैथ सिंपल आपको बता दिया था।
अब दूसरा काम क्या होता है कि अभी शरीर में जो फैट जमा हो गया है उसको कैसे खर्च करें। अब जहां फैट खर्च करने की बात आती है तो वहां पर सबसे पहली लाइन आएगी कि अपने बीएमआर को इंक्रीज करें। अब बीएमआर को इंक्रीज कैसे करें? बहुत सिंपल तरीके में समझाता हूं आपको। जैसे कुछ समय पहले मैंने बताया था कि आज पूरा दिन बैठ के हम लोग काम करते हैं। जो इंसान का खान पान बहुत अच्छा है लेकिन वो अगर बैठ के ही काम करेगा, बैठने का मतलब ये नहीं हुआ कि काम नहीं करना है आपको या खड़े नहीं होना है। जो इंसान हर 20 मिनट में, हर 25 मिनट में उठ के एक छोटा सा राउंड मारता है घर के अंदर, फिर बैठ के काम करता है, ऐसे लोगों का बीएमआर नेचुरली ऊपर चला जाता है। आप 15-20 मिनट आपने काम कर लिया, आपको चलना नहीं है, बस उठ के खड़े हो जाइए, थोड़ा सा 5 सेकंड खड़े रहना। ध्यान आपका कंप्यूटर में है, कोई बात नहीं, आप बैठ के खड़े तो हो सकते हो। फिर थोड़ा बैठ जाइए, फिर 15-20 मिनट अपना काम करिए, फिर घर में एक आध राउंड करिए और मार के आइए। तो ये उठना बैठना अगर आपका जारी रहा तो नेचुरली थोड़ा सा बीएमआर आपका ऊपर आ जाता है, बढ़ जाता है। अब इसके लिए कारण ढूंढने खड़े होने के लिए। अभी जैसे मैं एक जगह पर बैठ कर काम करता हूँ, मेरा कंसल्टिंग बहुत ज्यादा होता है, वेट लॉस का हो या मैं कहीं ट्रीटमेंट करता हूँ अलग अलग, तो थोड़ा बैठने का काम, थोड़ा उठने का काम काफी रहता है। तो मैं क्या करता हूँ, पानी की बोतल में थोड़ा किचन में कहीं दूर रखता हूँ अगर मैं घर से हूँ, तो हर 15-20 मिनट 25 मिनट बाद जैसे मुझे प्यास लगती है, मैं यहाँ से उठ के वहां जाता हूँ पानी पीने के लिए, 2 घूंट पानी पीता हूँ, फिर आके बैठ के काम शुरू करता हूँ। एक 25-30 मिनट के बाद यूरिन पास करने के लिए फिर मैं चला जाता हूँ, फिर काम करता हूँ। मेरे लिए जब भी कोई गेस्ट आते हैं, कोई पेशेंट आते हैं, तो पेशेंट जब बेल मारता है तो मैं उठ के खुद वहां पेशेंट को लेने के लिए दरवाजे तक जाता हूँ। 15 कदम का मेरा दरवाजा है यहाँ से, फिर भी यहाँ से वहां चले जाता हूँ। पेशेंट के साथ पूरी सलाह मसलत करने के बाद पेशेंट को फिर मैं छोड़ने के लिए वहां तक चले जाता हूँ। पेशेंट भी बड़ा खुश होता है कि यार कितने जो चिकित्सक अच्छे हैं, कि मेरा कितना रिस्पेक्ट करते हैं। मैं उनके रिस्पेक्ट के हिसाब से काम नहीं करता हूँ, मैं मेरे बीएमआर को ऊपर लाने के हिसाब से काम करता हूँ। मेरे दोस्तों, जो टिप्स मैं यहाँ से दे रहा हूँ ये सारी प्रैक्टिकल टिप्स है। वजन कम करना जादू नहीं है। वजन कम करने के लिए ये जो छोटे छोटे पर्याय मैं बता रहा हूँ ये करने होंगे आपको, क्योंकि वजन केवल 60-65 साल तक ही आप नीचे ला सकते हो। उसके बाद वजन कम करने के लिए जो एक्टिविटी करनी है उसके लिए शरीर साथ नहीं देता है। आज आप 40 साल के हो सकते हैं, आज आप 50 साल के हो सकते हैं, और उसके बावजूद भी आपका अगर 10-15 किलो वेट ज्यादा है, कोई बात नहीं, जो गलती हुई आपसे हो गई, ध्यान नहीं दिया आपने, कामकाज में आप लगे रहे। लेकिन इतना तो जरूर कर सकते हैं कि बैठे बैठे खड़े हो जाए अपनी जगह पर, अपने घर में थोड़ा घूम ले, अपने ही ऑफिस में थोड़ा घूम ले। अगर कोई तकलीफ नहीं है बॉडी को लेकर, अगर आप तीसरे चौथे माले पर रहते हैं, दिन में 1-2 बार चल के ऊपर नीचे आ जाए, कुछ काम से आपको नीचे जाना है, भले लिफ्ट से चले जाए लेकिन चढ़ के ऊपर आप आए। तो एक्टिविटी कहीं ना कहीं आपको ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि यही एक्टिविटी नेचुरली आपके बीएमआर को इंक्रीज करती है। तो बीएमआर को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका हो गया ये। दूसरा तरीका, अब एक्टिविटी की बात आई तो यहाँ कसरतें जरूर आएगी, लेकिन ध्यान रखना, कसरतों का मकसद वजन को घटाना नहीं होता है। कसरतों का मतलब है कि थोड़ा बीएमआर आपका इंक्रीज करना। तो एक घर में उठक बैठक वाली बात आ गई, जो कंटिन्यू बार बार मूवमेंट करनी है। एक सुविचार में एक लाइन हमेशा बोलता हूं कि अगर मन को शांत करना चाहते हो तो मेडिटेशन से कोई बड़ा औषध नहीं है। यानी दिमाग की चंचलता को कम करिए और देखिए कितना जीवन में आनंद आता है। और अगर शरीर को अच्छा करना चाहते हो तो शरीर की चंचलता को बढ़ाओ, देखिए शरीर कितना अच्छा होता है। हमारा दिमाग तो बहुत चंचल हो गया, शरीर ही चंचल नहीं रहा। और मैं यहाँ से अच्छा, और वहां पे हम लोग अलग अलग चीजें करके माइंड को ही शांत करने की कोशिश में है, क्योंकि माइंड चंचल हो गया है। बिल्कुल मेडिटेशन का आधार लीजिए, प्राणायाम का आधार लीजिए, ये सारी चीजें तो हमने आयुर्वेद ने या जो भी इनके जो भी योगदान है जिन ऋषि महर्षियों का, हमारे डॉक्टर नवीन साहब सर जी का, या ऐसे जितने भी चिकित्सक है, ये ज्ञान हमारा बढ़ा ही रहे हैं। लेकिन जो बॉडी को लेकर जो हमारी जो एक्टिविटी कम हो गई है, बॉडी की जो चंचलता हमारी जो बिल्कुल रुक गई है, जो चंचलता कभी बचपन में थी, जो चंचलता कभी युवा अवस्था में थी, उस चंचलता को वापस एक बार लाइए, क्योंकि यही शरीर की चंचलता आपके बीएमआर को उठा के ऊपर रखेगी और यही चंचलता आपका वजन बढ़ने नहीं देगी। तो सुबह उठ के फिर करना क्या है आपको, तो रेगुलर लेवल पे चलने के लिए जाना है आपको। कितना चलना है? आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट, बहुत ज्यादा कर लिया 50 मिनट, 55 मिनट, घंटे भर के ऊपर वॉक करने का कोई मतलब नहीं होता है। उतना वॉक आपके लिए पर्याप्त है। कई लोगों का मैं सुनता हूँ, रोज में 15,000 फीट चलता हूँ। लोग अभी वो काउंटिंग भी करने लगे हैं, मैं 15,000 कदम चलता हूँ, मैं 20,000 कदम चलता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि इतना ज्यादा चलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप जानेंगे कि वो वजन कैसे कम होने वाला है तो आपको ताज्जुब सुन के होगा, जो मैं बताऊंगा आपको 5 मिनट के बाद।
तो चलना है कितना, आपको 45 से 50 मिनट का चलना आपके लिए पर्याप्त हो गया। अब चलना क्यों है? वजन घटाने के लिए नहीं चलना है। वॉकिंग को कार्डियो ट्रेनिंग बोलते हैं। ध्यान से सुनना। देखिए, लोगों ने गलत वे से जाना शुरू किया, ये तकलीफ सबसे बड़ी हो गई। वॉकिंग क्यों किया जाता है? वॉकिंग किया जाता है आपके हार्ट के लिए। जो हार्ट धड़कता है पैदा होने से लेकर मरते दम तक, इस हार्ट को रोज हर क्षण पर्याप्त मात्रा में शुद्ध रक्त मिलता रहे, शुद्ध ऑक्सीजन मिलता रहे, इसीलिए आपको वॉक किया जाता है। आपके जॉइंट्स का लुब्रिकेशन अच्छा से होता रहे, इसीलिए वॉक किया जाता है। आपके बॉडी में जो टॉक्सिन्स है, वो कुछ टॉक्सिन्स पसीना के मार्फत बाहर निकले, इसलिए वॉक किया जाता है। शरीर में जो आपने खाया है, वो एक्स्ट्रा अगर कुछ हो गया है थोड़ा सा, तो वो थोड़ी बहुत मात्रा में वो खर्च हो जाए, इसलिए वॉक किया जाता है। यानी वॉकिंग करने का सीधा संबंध आपके लंग से है, आपके हार्ट से है और आपके ब्लड वेसल से है। यानी सर्कुलेटरी सिस्टम और आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये दो चीजों में वॉकिंग का सबसे बड़ा फायदा होता है। और इसीलिए आपको वॉक करना है, इसीलिए नहीं कि कैलोरीज खर्च करने के लिए। क्योंकि जब कैलोरीज का भूत दिमाग पे बैठ जाएगा, 1 घंटा चल के 250 कैलोरीज खर्च होती है, तो मैं 2 घंटा चलूंगा तो 500 किलो होगी, 3 घंटा चलूंगा तो 7,500 750 कैलोरीज खर्च होगी, और इतना ज्यादा कैलोरीज हो जाएगा तो मेरा वजन जल्दी घटेगा। ये जो दिमाग में कहीं ना कहीं एक विचार आता है, ये विचार आपको बहुत गलत जगह पर लेके जा सकता है। तो वॉकिंग करना है हार्ट के लिए, वॉकिंग करना है लंग्स के लिए, वॉकिंग करना है ब्लड वेसल के लिए। क्योंकि ये तीनों भी चीजें अगर साफ सुथरी क्लीन रहेगी, आप जीवन में कभी भी इन सिस्टम को लेकर ना कभी हार्ट की प्रॉब्लम आएगी, ना कभी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आएगी, ना कभी दमा अस्थमा की प्रॉब्लम आएगी, ना कभी सर्दी की प्रॉब्लम आएगी, ना कभी जॉइंट्स की प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि कंटिन्यू वॉकिंग करने में जॉइंट में जो एक साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो लुब्रिकेशन होता है, वो इंप्रूव होगा। वॉक करते हैं तो सांसें फूल जाती है, बहुत अच्छा ऑक्सीजन बॉडी को मिलता है। अब इतना बढ़िया ऑक्सीजन मिलने के बाद क्या मजाल है रेस्पिरेटरी सिस्टम की कि कोई तकलीफ आपको आ जाए, वो फिर ब्रोंकाइटिस हो, आपका अस्थमा हो, या कोई भी तकलीफ हो। और क्या मजाल है कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, क्योंकि हार्ट को जितना चाहिए ब्लड, उतना हार्ट ले रहा है। ब्लड का भी आप एक थिकनेस होता है, एक जो मेंटेन किया जाता है, वो वॉकिंग करने से बहुत अच्छा रहता है। इसलिए वॉकिंग वजन कम करने के हिसाब से नहीं, हार्ट के लिए, लंग्स के लिए और ब्लड वेसल के लिए किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से आप आसन करते हो। अभी यहाँ पे दूसरी बात, अभी जैसे मैंने कहा कि 250 कैलोरीज खर्च होने वाली हैं, तो चलेंगे, एक्टिविटी करेंगे तो कहीं ना कहीं कैलोरीज तो खर्च होने वाली हैं। बॉडी को फायदा तो 100% होने ही वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो कैलोरीज खर्च होने के कारण वजन कुछ मात्रा में नीचे आ रहा है, बहुत अच्छी बात। अब उस वजन को नीचे लाने में फैट का नीचे लाना हमारा मेन मकसद होना चाहिए। जब हम स्केल पे चढ़ते हैं वजन चेक करने के लिए, जब हम कहते हैं कि 2 किलो कम हो गया, 5 किलो कम हो गया, हमें यह पता नहीं होता है कि क्या कम हो गया, फैट कितना कम हुआ, मसल कितने कम हुए। क्योंकि जब ज्यादा मात्रा में जब एक्सरसाइज आप करना शुरू करते हो, तो बॉडी में फैट के साथ साथ मसल लॉस भी शुरू होता है। और मसल का लॉस होना हमारे जीवन का सबसे बड़ा लॉस होता है, क्योंकि जहां मसल लॉस आपने शुरू किया, वहां पर आपकी रिकवरी रुक गई, वहां पर आपकी ज्वाइंट्स के प्रॉब्लम शुरू हो गए, यानी कई बीमारियां पैदा हो जाती है मसल लॉस होने से। इसलिए हमेशा कसरतों में केवल फैट लॉस करने पर हम फोकस ज्यादा किया करते हैं। लेकिन कौन कर सकता है? जो समझदार है, जिसको लिमिट पता है। इसलिए मैंने कहा 45-50 मिनट तक आप खाली करिए, क्योंकि जब चलना शुरू करोगे, पहले 20 मिनट में आपके मसल के आपके ब्लड में जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो खर्च हो जाते हैं, और उसके बाद ग्लाइकोजन का खर्च होना, या जो बॉडी में अन्य जगह से जो फैट है वो खर्च होना शुरू हो जाता है, खास करके बॉडी को एनर्जी देने के लिए। तो वैसे अगर चलता रहा तो कोई फैट की और कोई लेयर तो बनने वाली है ही नहीं है, फिर आप मोटे होने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। ये बात हुई आपकी वॉकिंग वगैरह की। अब जैसे आप आसन करते हैं, कोई भी आसन ले लीजिए, आसन करने में बॉडी की एक्टिविटी होती है, तो 100% वहां भी कैलोरीज खर्च होनी है। अब ठीक है कि उतनी कैलोरीज खर्च नहीं होने वाली है जितना वॉकिंग करने वाले में होगा या जितना जॉगिंग करने वाले में होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो कैलोरीज कम होगी। जब कैलोरीज कम होगी तो वजन तो वैसे ही घटने वाला है। लेकिन वजन घटने वाला है, इसलिए योगा नहीं करके एक फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करना, एक कहीं ना कहीं मसल्स के जितने भी रेंज ऑफ मूवमेंट है उनको अच्छा से बढ़ाना, शरीर में जितने भी चक्र है, चक्रों की कहीं ना कहीं जागृति हो जाती है आसन करने में। हमारा जो नाड़ी जो शोधन होता है वो बहुत अच्छा होता है आसन करने में। तो आसन करना एक मेडिटेटिव लेवल की चीजें हैं, तो उनको वहीं तक सीमित रखे। मूवमेंट है, कैलोरीज खर्च होने वाली है, वजन नीचे आने वाला है, चिंता मत कीजिए। लेकिन केवल वजन घटाने के लिए आसन अगर आप करने के लिए जाएंगे, तो वहां पर फिर कैलोरीज काउंटिंग आती है, और फिर लगता है कि ये स्टैटिक वे पे आसन नहीं करके क्यों ना मैं इसको डायनामिक करूं।
और फिर जाके वो आसन डायनामिक शुरू होते हैं, मतलब 108 सूर्य नमस्कार, 50 सूर्य नमस्कार वगैरह वगैरह। तो फिर वो आसन नहीं होके कसरतें शुरू हो जाती हैं, तो वहां पर आसन के बेनिफिट मिलने नहीं है, क्योंकि आपकी सोच पूरी तरह से वजन के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो फिर आप कसरतों को, जो कसरतों का मेन उद्देश्य है, वहां से उसको हटा के कहीं और लगाने की चेष्टा करने लग जाते हैं। यही बात है जिम में जाने की। आज अगर मैं किसी को पूछूं कि आप जिम में जाते हैं, जिम में क्यों जाते हैं, तो सबसे पहला रिजल्ट लोगों का आता है कि मुझे वजन घटाना है, क्योंकि ये मैसेज चला गया। अगर आपको वजन घटाना है, आप वॉकिंग करो। अगर वजन घटाना है, योगा करो। अगर वजन घटाना है, पावर योगा करो। अगर वजन घटाना है, जिम में जाओ। अगर वजन घटाना है, एरोबिक करो। वजन घटाना है, स्विमिंग करो। अरे वजन घटाने के लिए क्यों? फिटनेस लेवल को बढ़ाने के लिए क्यों नहीं? एक सीधा सीधा सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं। आज जिम की बात करता हूं, वेट लॉस, जबकि आपको पता होना चाहिए कोई भी जिम वेट लॉस के लिए बनी नहीं थी। आज आपने बनवा दिया उसको। जिम क्या चीज के लिए बनी थी? एक मसल को टोन करने के लिए। ध्यान से सुनना। अब मसल को टोन क्यों करने हैं? हम सभी जानते हैं कि जो हमारी हड्डियां हैं, जिनके ऊपर ये पिंजरा अंदर लगा हुआ है, इनकी अपनी कोई खुद की हैसियत, कोई औकात नहीं है। इनके सारे मूवमेंट्स कोई अगर कराता है तो वो मसल मूवमेंट कराते हैं। तो आपके शरीर में जितने मसल की मात्रा ज्यादा है, उतने वो बोन्स को अच्छा से सपोर्ट देते हैं। यानी जितने मसल ज्यादा, जितने बोन्स की इंजुरीज कम। सिंपल फंडा देखिए आप, महिला के शरीर में उनकी जो बॉडी है, वो उनके जो हार्मोन्स है, जैसे एस्ट्रोजन हुआ, प्रोजेस्टेरोन वगैरह वगैरह, तो एडिपोज ग्लैंड से बना हुआ शरीर है। महिलाओं के शरीर में मसल की मात्रा पुरुषों की तुलना में बहुत ज्यादा कम होती है। वहीं पर पुरुषों की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के कारण मसल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। आज अगर मैं ज्वाइंट पेन की बात करूं, आज अगर मैं किसी भी ज्वाइंट, वो कमर हो, घुटना हो, बात करूं, तो सबसे ज्यादा पेशेंट अगर कौन है, तो महिला पेशेंट है। सिंपल सी बात। अब महिला पेशेंट क्यों है? क्योंकि उनके बॉडी में मसल की मात्रा कम है। अब मसल की मात्रा कम क्यों है? क्योंकि बॉडी बनी है उनकी एडिपोज ग्लैंड से। तो उनकी मसल की मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कुछ वेट एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। मैं उस वेट एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा हूं जो बॉडी बिल्डर करते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो पावर लिफ्टिंग करते हैं, जो वेट लिफ्टिंग करते हैं। आज आपकी बॉडी में अधिकांश मात्रा में एडिपोज ग्लैंड है। बहुत ज्यादा वेट ट्रेनिंग करने से भी ऐसा नहीं होगा कि एडिपोज ग्लैंड खत्म हो गया और वहां पे मसल आपके आ गए। ऐसा संभव नहीं है। लेकिन कुछ मात्रा में जब मसल आपके थोड़े बनते हैं, मसल टोन होते हैं, तो मसल आपके जॉइंट्स को बहुत अच्छा सपोर्ट देते हैं। यानी वेट ट्रेनिंग करना चाहिए मसल को टोन करने के लिए, और मसल को टोन इसलिए करना है ताकि वो जॉइंट्स को अच्छा से आधार दे सके। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, बॉडी में जितने मसल की मात्रा ज्यादा, उतना बीएमआर आपका हाई रहता है। बॉडी में जितनी मसल की मात्रा कम, उतना बीएमआर आपका लो होता है। इसलिए जो लोग ज्यादा हेवी रहते हैं, उनका बीएमआर नेचुरली बहुत लो होता है। उनको ज्यादा खाने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि बॉडी में बहुत मात्रा में भरा भरा है सब कुछ। तो ये अगर फंडा एक समझ अगर आ गया आपको, तो जिम में देखने का, योगा करने का, वॉक करने का नजरिया आपका चेंज हो जाएगा। वॉकिंग करना है हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, ब्लड वेसल के लिए। योगा करना है हमारे नाड़ी के लिए, मतलब नाड़ी को शुद्ध, नाड़ी का बैलेंस बना रहे, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी का बैलेंस बना रहे। हमारे जो चक्र कुछ मात्रा में हम एक्टिवेट कर सके, हमारे जो मसल्स की रेंज ऑफ मूवमेंट कहीं ना कहीं हम वो बढ़ा सके, हम कहीं ना कहीं अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने की कोशिश कर सके। क्योंकि योग ही एक विषय है, आसन ही एक ऐसा होता है जिसमें जो प्राण, जिसको हम लोग साक्षात ईश्वर परमात्मा बोलते हैं, उस प्राण के साथ हम बहुत कनेक्शन हमारा करीब से हो जाता है। तो आसनों को वहीं तक रखिए। आप जिम में जाइए, सही सभी प्रकार की कसरतें करिए, लेकिन कसरत कराने में, आपका करने में आपका मकसद एक ही होगा, मुझे मसल टोन करने हैं। अब मसल टोन होना मेन उद्देश्य हो गया। अब साथ ही साथ बॉडी में अच्छा शेप वो आने ही वाला है। पैसा बैंक में रखोगे तो थोड़ा तो इंटरेस्ट मिलने वाला है। घर में खाना है बनाया हुआ है तो खा के पेट हमारा भरने वाला है, कई चीजें होती ही है। तो जब करोगे तो इसका कोई नुकसान तो नहीं है। मसल टोनिंग के साथ अच्छा शेप आता है। अब जिनके बॉडी में मसल की मात्रा पहले से ज्यादा है, उनको शेप ज्यादा अच्छा आता है। जिनके बॉडी में नहीं है, उनको शेप कम आता है। लेकिन एक बात जरूर होती है कि आपके मसल बहुत अच्छे टोन होते हैं। तो ये कई एक्टिविटी है ऐसी कि जो आपको अपने कुछ मात्रा में कैलोरीज खर्च करने के साथ साथ बीएमआर को लिफ्ट करने में भी काम करते हैं। लेकिन इन कसरतों को वेट लॉस का आधार मत बनाइए आप। कसरत को वेट लॉस का आधार बनाएंगे तो वो जो सोने की मुर्गी का अंडे वाला जो उदाहरण है ना, वो हो जाता है कि एक दिन करके इतना, तो 2 दिन करके और होगा। अगर किसी डाइटिशियन ने कहा है कि रोज आपको 2 चपाती इतनी सब्जी खानी है, और आपका महीने में 2 किलो वजन कम होगा, जब 2 चपाती खा के 2 किलो कम होगा, तो अगर मैं 1 चपाती करूंगी तो मेरा 4 किलो कम होगा। ये सोच जो कहीं ना कहीं है, उस सोच की तरफ हम थोड़ा सा इंक्लाइन हो जाते हैं।
वैसी सोच दिमाग में आना शुरू हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी लोग शॉर्टकट चाहते हैं। हमें इस बात की समझ ही नहीं है कि अरे जो वेट बढ़ा है हमारा, कितने लंबे समय के बाद वेट बढ़ा था, और जब घटाने की बात आती है फिर जाके तुरंत हम चाहते हैं कि 1 महीने में। मेरे पास कई पेशेंट, मैं दोस्तों मुझे बताने में आपको बहुत आनंद मिलता है कि पिछले 32-33 सालों से मैं इस काम से जुड़ा हुआ हूँ। लाखों पेशेंट देख चुका हूँ। वजन घटाना कम करना तो हमारा रोज का काम हो गया है। जितने भी लोग आते हैं एक ही सवाल लेके आते हैं कि सर 1 महीने में कितना घटेगा। तो मैं पूछता हूँ कि भाई इतनी जल्दी क्यों है? तो सर 2 महीने में किसी की शादी है, अगले महीने में मेरे घर पे फंक्शन है, 2 महीने के बाद मुझे बाहर घूमने जाना है। यानी कुछ ना कुछ करना है, इसलिए वजन घटाना है। तो कितना, अब हम बोलते हैं कि साइंटिफिकली अगर वेट, इस बात को भी आप एक बार ध्यान से रखना, कल जाके आपको भी कोई बता सकता है कि आप चाहो तो महीने में बहुत ज्यादा करके 2-2.5 किलो वजन आप घटा सकते हैं। ये सहजता से घटता है। खान पान में थोड़ा सा बदलाव और थोड़ी एक्टिविटी अगर आपने ऐड कर ली तो 2 से 2.5 किलो वजन हर महीने को बड़े आराम से घटता है। अब उसको ऐसे ही धीरे धीरे चढ़िए। जब बढ़ने में 4-5-10 साल लग गए हैं तो घटने में कम से कम 1-2 साल तो दे हम, है ना? तो आराम से आप वेट को लेके नीचे चले जाइए, फिर आपका वेट जल्दी बढ़ेगा नहीं। आप क्या करते हैं, 1 महीने में कोई कहा मैं 5 किलो लूज करूंगा, तो 1 महीने में 5 किलो। अब 1 महीने में 5 किलो लूज करना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब भी आप कोई भी एक्टिविटी शुरू करते हो, शरीर में जो पानी का एक अपना वजन होता है ना, तो ये 3-4 लीटर पानी जो होता है, 3-4 किलो, वो वैसे ही खर्च हो जाता है। तो पहले महीने के बाद कभी भी जाके देखना आप, ज्यादा जल्दी से जल्दी वेट नीचे आ जाता है। लेकिन दूसरे तीसरे महीने के बाद धीरे धीरे जाके बहुत स्लो होता है, क्योंकि एक बार पानी चला गया, पानी एक बार बर्नआउट खत्म हो गया, फिर बॉडी में बचा फैट। तो फैट वैसे बहुत जल्दी खर्च नहीं होता है, बड़ा समय लगाता है। और हमारा आपका फर्ज बनता है कि हम अपने शरीर से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं करके उसको धीरे धीरे जाके वजन घटाने का प्रयास करें। तो 2 से 2.5 किलो का अगर टारगेट लेके चले तो एक महीने में अगर देखे, चलो बीच में थोड़ा गड़बड़ हो गया, खान पान में थोड़ा 10 दिन कसरत इधर उधर हो गया, वैसे महीने में 22-24 किलो वजन कम होना चाहिए। लेकिन एक 12 से 15 किलो भी वजन अगर आप हर साल घटाते हो, पहले साल में समझो 12 से 15 किलो घट गया, दूसरे साल में चलिए 8-10 किलो ही घट गया, तीसरे साल में 5 किलो ही घट गया, लेकिन कहीं ना कहीं घुमा फिरा के 25-30 किलो वेट तो नीचे आ गया 3-4 साल में। तो ये समय जो देता है उसका वेट बढ़ता नहीं है। लेकिन आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने कहा होगा, जिन्होंने करके देखा होगा, इसमें मेरा बहुत बड़ा अनुभव है, इसलिए मैं दावे के साथ बोलता हूं कि कई बार आपने वजन 5 किलो अपना कम कर लिया, लेकिन फिर आपने देखा कि वजन 5-6 किलो और बढ़ गया। फिर आपने देखा कई बार आपने पिछली बार 10 किलो वेट कम कर दिया था, फिर कुछ गड़बड़ आ गई, फिर 7-8-10 किलो वेट बढ़ गया। फिर इसके पहले कभी आपने 15 किलो वेट लूज किया था। यानी आपने कई बार कोशिश कर करके कम किया, 100% किया। मैं नहीं कहूंगा कि वॉकिंग से वजन कम होता है, मैं नहीं कहूंगा कि योगा करने से वजन नहीं कम होता है, मैं नहीं कहूंगा कि जिम करने से वजन कम होता है, लेकिन जो आपने अति की थी, यानी एक गोल रख के बस उसके पीछे पागल हो गए, तो ये पागलपन हमेशा टिक नहीं सकता है। आज भी जिस जोश में मैं हूं, वो जोश कल रहे नहीं रहे मुझे पता नहीं है। तो कसरत करने में अपना जोश, होश उड़ाकर कसरतें नहीं करनी है, धीरे धीरे आराम से समय देके करनी है। अभी जो जल्दबाजी में वजन कम करते हैं, अब देखिए होता क्या है, वजन घटता है मतलब क्या होता है। एक उदाहरण देता हूं कि आज कोई अगर 90 किलो का आदमी मेरे पास है और मैंने उसका घटा के 90 किलो से 70 किलो पे उसको लेके आ गया। अब इसमें हुआ क्या था, ध्यान से सुनना, बहुत ये बातें आपको कहीं सुनने को मिलेगी नहीं, ये तजुर्बा है, ये इतने साल से देखा की चीजें हैं। और मैं नवीन सर का फिर एक बार धन्यवाद करता हूं कि मुझे इतना अच्छा मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पर, जो एक इंटरनेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म है। और इस बात को, इस सच्चाई को हर कोई समझे, मैं चाहता हूं। आज वजन बढ़ता मतलब क्या होता है, जैसे मैंने खाना खाना शुरू कर दिया, अब परमात्मा ने जैसे जब शरीर की मेरी पूरी ग्रोथ हो गई, तो कुछ एक टिपिकल एक टिश्यू मेरे पास है, जो फैट के टिश्यू होते हैं, एडिपोज ग्लैंड के जो टिश्यू होते हैं, उतने मेरे पास है मेरे दिन भर की एक्टिविटी के लिए, खान पान, खाने पाने को पचाने के लिए, वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे मेरा खाना एक्स्ट्रा शुरू हो जाता है, बॉडी में एक एक एडिपोज ग्लैंड बनना शुरू होता है। अब ध्यान से सुनना इसको, वजन कैसे बढ़ता है। अब एक सेल तैयार हो गया, हमारा खाना चालू है, दोनों हाथों से बढ़िया चल रहा है, जो एनर्जी मिलने के बाद वो सेल फूट जाता है। अभी हर सेल की एक मात्रा है फूलने की, वो सेल बड़ा हो गया, वो सेल जमा हो गया एक जगह पर, फिर दूसरा सेल में एनर्जी भरनी शुरू होती है, वो जमा हो गया, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल। तो ऐसे करते 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 जो एडिपोस सेल, जो ग्लैंड्स होते हैं, जो टिश्यू होते हैं, वो धीरे धीरे जाके करोड़ों की मात्रा में बन जाती है शरीर में। जब तक हम बोलते हैं ना मेरा 20 किलो वेट बढ़ गया, 15 किलो बढ़ गया, तो ये क्या बढ़ा था, ये सेल जो होते हैं फैट के, वो एक एक करके बढ़ना बढ़ना शुरू करके करोड़ों सेल बढ़ जाते हैं। आप कहते हैं कि मतलब 15 से 20 किलो वेट लूज हो गया, बढ़ गया। अब जब आप कसरत करने के बाद फिर आप हमारे जैसे किसी के पास आते हैं, हम लोग डाइट बढ़िया से लिख के देते हैं,
हमारा डाइट देने का मतलब एक ही होता है कि आपका वजन आप और बढ़ेगा नहीं। वजन घटाने का डाइट नहीं होता है, ध्यान देना। डाइट होता है आपका वेट और बढ़ेगा नहीं, और साथ में कसरत को जोड़ते हैं कि जो वेट बॉडी में आपका जमा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे आ जाए। सिंपल फंडा है एक डाइट का, एक मैं सारांश आपको दे रहा हूँ ये। तो जैसे जैसे एक एक सेल बढ़ता गया, करोड़ों सेल बढ़ गए, 15-20 किलो का वजन आपका हो गया। जब आप वेट लॉस करना शुरू करते हो तो वैसे ही बॉडी को आप जो अदर एक्टिविटीज में डाल देते हो, वो एक्टिविटी के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी अब इन्हीं सेल में से मिलना शुरू होती है, क्योंकि इनटेक आपने कम कर दिया। इनटेक आपने बोल दिया कि भाई 70 किलो है तो 70 मल्टीप्लाई 30, 200 2010 कैलोरीज के ऊपर अभी मुझे खाना नहीं है, वो तो आपने रोक दिया। लेकिन बॉडी में जो स्टोर था, जो फैट, वो अब धीरे धीरे जाके यूटिलाइज होना शुरू होता है। अब कैसे यूटिलाइज शुरू होना शुरू होता है, ध्यान से देखना। मानो मेरे पास एक बहुत बड़ा एक गोनी है, और वो गोने में मैंने 100 बलून रखे हुए हैं। अब वो 100 बलून में थोड़ी थोड़ी हवा भरी हुई है, और गोनी को मैंने एक अच्छा शेप देकर रखा हुआ है, जिस शेप में गोनी है। अब धीरे धीरे जाके जब मैंने युवा अवस्था के बाद वेट बढ़ाना मैंने शुरू कर दिया था, तो वेट भी कैसे बढ़ता है मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार एक ग्लाइकोजन लिवर में एक बार स्टोर होने लग गया, उसके बाद जो बचेगा वो सारा का सारा जगह एक ही खाली है, यहाँ पर जो जगह खाली है वहीं पे समा जाएगा ना। तो स्किन और मसल के बीच में भरपूर जगह परमात्मा ने बना के रखी हुई है, तो वहां पर ये भरना शुरू होता है। और जैसे जैसे फिर रोज रोज आके मैं गुब्बारे में थोड़ा 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 हवा भरूं, तो देखेंगे आप कुछ समय के बाद वो पूरी गोनी मोटी बड़ी हो जाती है। ध्यान देना, गुब्बारे छोटे छोटे थे, हवा भरना शुरू कर दिया। अब खाली फर्क है कि उसने गुब्बारे लिमिटेड है, शरीर में गुब्बारे बनते जाते हैं। जैसे जैसे एनर्जी आप इंटेक करते हो, सेल बढ़ते, सेल की मात्रा बढ़ती है। एक बार सेल की मात्रा बढ़ गई, वो फिर कभी भी कम नहीं होती। वो बॉडी में सेल वैसे के वैसे रहते हैं। आप जब कसरत करते हो ना, आप कहते हैं मैं छोटा हो गया, वो बलून में से हवा निकालने के बाद बलून कैसे श्रिंक होता है, वैसे ये सारे के सारे सेल आपके श्रिंक होते हैं। यही सच्चाई मैं बताना चाहता हूं कि जैसे एक बड़ा गोनी भर गया है हवा भरने से, और फिर मुझे लगा कि अभी रोज मैं थोड़ा थोड़ा हवा निकालूंगा। अब थोड़ा थोड़ा मतलब आप एक एक साल पकड़ के चलिए। अब 10 दिन में मैंने थोड़ी थोड़ी हवा निकाली, और 10 साल के बाद या 1 साल के बाद मैंने देखा कि जो इतनी बड़ी गोनी थी वो गोनी अब छोटी हो गई। जो आप कहते हैं ना 15-20 किलो वजन कम हो गया, ये बाकी कुछ नहीं हुआ। जो सेल आपने बढ़ा के रखे थे, वो सेल कहीं ना कहीं श्रिंक हो गए, जो बड़े फूले हुए थे। अब आपके सेल श्रिंक हो गए, आप दुबले पतले बढ़िया मस्त हो गए। सब लोग, काफी लोग तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छा वजन कम किया, पेपर में आपका नाम आता है, टीवी में आपका नाम आता है, भाई फलाना ने, दत्ता गायकवाड़ जी ने 25 किलो कम किया, सब हो गया करके। अब कहीं ना कहीं आपको ऐसे लगता है कि बस अभी जितना करना था कर लिया, अब मैं थोड़ा सा मेरा नॉर्मल रूटीन कर सकता हूं, और यहीं से आपकी उल्टी गिनती शुरू होती है। अब नॉर्मल रूटीन में क्या होता है कि घर पर नॉर्मल खान पान चालू होता है, फिर जाके धीरे धीरे पार्टी शुरू होती है, फिर जाके धीरे धीरे बाहर खाना शुरू होता है। और जो सेल श्रिंक हो गए थे, क्योंकि सेल तो मैंने कहा अंदर वैसे के वैसे हैं, एक बार आपने सेल को बॉडी में डाल दिया, वो सेल वैसे के वैसे अंदर रहते हैं। अगर ज्यादा उछल कूद करके कुछ करने की कोशिश की, एनर्जी ज्यादा खर्च करने वाली कुछ कामकाज करने की कोशिश की, सेल आपके सेल जो है श्रिंक हो गए। और जैसे आपने फिर वापस दोनों हाथों से खाना शुरू किया, आपने एक्टिविटी अपने काफी कम करने की कोशिश की, वापस जाके सेल बढ़ने लग जाते हैं। इसीलिए हमारे हिंदुस्तान में नहीं, वर्ल्ड वाइड लोगों ने अपना वजन कई बार कम किया, लेकिन उतने ही बार वापस बढ़ाया, क्योंकि उनको लगता है कि ये जादू है कि कसरत कर लिया तो कम हो गया यार, फिर वापस बढ़ा कैसे। पिछली बार में मैंने 4 महीने कोशिश की थी, रोज 1 घंटा वॉक किया था, 8 किलो वेट लूज किया था सर। 2 महीने में मेरा 8 किलो लूज हो गया था। लेकिन अभी 15 दिन से मैं बाहर आ गया हूं, मैं गया नहीं, मेरा वजन वापस 4 किलो बढ़ गया, जबकि मेरा खान पान वही है, सब कुछ है, फिर मेरा वजन क्यों बढ़ा? तो वजन इसलिए आपका बढ़ा था क्योंकि वहां जाने के बाद वहां रूटीन थोड़ी चेंज हो गई, आपकी एक्टिविटी थोड़ी सी कहीं ना कहीं चेंज हो गई, और जो श्रिंक हुए थे सेल, वो वापस धीरे धीरे जाके एनर्जी से फूलना शुरू हो गए। तो फिर आप सोचेंगे कि फिर वजन कभी कम नहीं होगा। 100% कम होगा। कैसे कम होगा? एक तो अपने वेट के हिसाब से कैलोरीज का इंटेक रखिए, सबसे पहली बात। दूसरा बात, जो एक्टिविटी आप करते हैं, अब जनरल एक्टिविटी में क्या होता है, हम हफ्ते में 3 से 4 बार वॉकिंग करें, हफ्ते में 2 से 3 बार हम जिम में चले जाए। जिम में बॉडी बनाने के लिए नहीं जाना है, जिम में जाना है मसल को टोन करने के लिए। ये फिटनेस का फंडा अलग है, फिटनेस का मतलब बहुत अलग होता है। कभी दोबारा अगर मुझे मौका मिला तो फिटनेस मैनेजमेंट पर मैं लेक्चर लेना चाहूंगा आयुष दर्पण के माध्यम से, क्योंकि फिटनेस मैनेजमेंट क्या है सीख लीजिए पहले आप। हम बोलते हैं कोई दुबले पतले को, नहीं वो तो बहुत फिट है, यानी पतला मतलब फिट है, मोटा मतलब अनफिट है। ये मैसेज ही इतना गलत चला गया है, लोग समझ ही नहीं रहे हैं। पतला मतलब फिट कैसे हो गया?
फिट बोलते हैं किसको? फिटनेस की परिभाषा बहुत अलग है, जो दोबारा, क्योंकि अभी उसमें अगर चला जाऊंगा तो वेट लॉस टॉपिक अपना छूट जाएगा। तो मैं अभी जब बात ध्यान में आई तो मैं बताना चाहूंगा सर जी को, नवीन सर जी को, कि भविष्य में कभी अगर मौका मिले तो फिटनेस मैनेजमेंट पर मैं एक टॉक देना चाहूंगा, जो एक अच्छी सोच हो जाएंगी लोगों की। जिम में क्यों जाना है? कई लोग योगा ही करते हैं, कई लोग वॉक ही करते हैं, कई लोग जिम में ही जाते हैं। आदमी एक ताजुब लगता है कि जो आपको जो अच्छा लगता है आप कर रहे हो। अरे अपने बॉडी को तो पूछो भाई, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? कभी शरीर को पूछा क्या चाहते हो, क्या कसरत चाहते हो? बिल्कुल नहीं। आपको लगा 1 घंटा चलना चाहिए, बस चलने लग गए। आपको लगा भाई आसन करने, आप आसन करने लग गए। आपको लगा कभी जिम जाना है, आप जिम जाने लग गए। ऐसा नहीं होता है। तो बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चला जाता है। खैर, तो जो वजन की चर्चा मैं आपसे कर रहा था, फिर आपको लगेगा कि वजन घटता नहीं है। डेफिनेटली घटता है। रूटीन पर कायम बना के रखिए अपने आप को। अब जब 3,000 3,500 कैलोरीज का खाना खा रहे थे, और जब आपने 2,000 कैलोरीज का खाना शुरू किया, अब उसमें आपको लगेगा कहीं कमजोरी तो नहीं आएगी? तो दोस्तों, कमजोरी नहीं आती है। हम सब यहाँ आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। एक बात हमने सबने सुनी है, बार बार सुनी है, भले उसको अप्लाई नहीं करते हैं, कि आयुर्वेद क्या बताता है, अपने स्टमक के काल्पनिक तौर पर 4 हिस्से करने हैं। ये मुझे बताना जरूरी मैं नहीं समझ रहा हूं, ये मैं उन लोगों को बता रहा हूं जो इस फील्ड वाले नहीं है। आधा हिस्सा हवा को रखना है, आधा हिस्सा पानी को रखना है। मतलब घुमा फिरा के आपको आधा पेट ही तो खाना है खाना। अगर गले तक आने तक खाएंगे तो हवा पानी कहाँ जाएगी? तो बीमारी नहीं बनेगी तो क्या बनेगा? वो बीमारी फिर वात से हो, पित्त से हो, या कब से हो। ये कहीं ना कहीं बिगाड़ तो कहीं अति से ही हो रहा है। तो अति को कम करना है आपको। तो आयुर्वेद के उस मल मंत्र को, जो मंत्र है, उसको हम लेने की कोशिश करते हैं कि आधा पेट खाना खाए और बाकी आधा पेट हवा पानी को, ताकि खाना अच्छे से मिक्स हो सके, डाइजेस्ट हो सके, वगैरह वगैरह। तो जब 3,000 कैलोरीज का 21 आपने कर लिया, तो आप ये मत सोचना कि आपको कमजोरी आ जाएगी, आपको थकान आ जाएगी। बिल्कुल नहीं होता है। भगवान ने स्टमक की थैली ऐसी बनाई है ना, उसकी इलास्टिसिटी है वहां पर। आप जहां ज्यादा खाना भरना शुरू करते हो, वो थैली मोटी हो जाती है। वहीं पर आपने 10, 12, 15, 20 दिन अगर खाना कम कम खाना शुरू कर दिया, वो थैली वापस आपकी श्रिंक होती है। तो अगर 10 दिन खाना कम करके, अगर 11वें दिन पे अगर आपने खाना आधा रोटी भी ज्यादा खाया, तो आपको बेचैनी लगने लग जाएगी। कमजोरी नहीं आने वाली है, ध्यान रखिएगा। तो स्टमक को थोड़ा सा श्रिंक करते हैं नेचुरल लेवल पर। वहां जो एक कई ऑपरेशन भी होते हैं, स्टमक बैरिस्टिक सर्जरी वगैरह वगैरह, वहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहां जाके भी तो वही करते हैं ना, स्टमक को कहीं ना कहीं बांध के रखते हैं। छोटा सा जगह खाली रखते हैं, उसमें फिर खाना भी छोटा ही जाता है आपको। उसके ऊपर ज्यादा खाने की कोशिश की तो फिर उल्टी आ जाती है ना? क्यों उल्टी आती है? क्योंकि स्टमक छोटा हो गया। तो बिना ऑपरेशन के हम लोग खाने पे थोड़ा कंट्रोल करके, अगर 15-20 दिन भी अगर आप करें ना ये, तो आपका स्टमक वैसे ही छोटा हो जाएगा। स्टमक छोटा हो गया मतलब उसमें खाना ही छोटा जाएगा, रिक्वायरमेंट उतनी हो जाएगी, और उतना खाना हमारे बॉडी के लिए पर्याप्त होता है। फिर आप सोचेंगे कि फिर न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे, खाना कम खाऊंगा। तो सबसे बढ़िया जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहा हूँ, आपके पास फल है, आपके पास सब्जियां हैं। अब फल और सब्जियों के बगैर मुझे बताइए कौन सा विटामिन और इसमें नहीं है? ये जो दुकान से जाके दवाई के रूप में लेने से अच्छा है ना, कि दिन में 2 से 3 बार फल खाए, दिन में 1-2 दोनों टाइम पे खाने में सब्जी खाए। तो एक विटामिन मिनरल जो चाहिए बॉडी के लिए, वो तो आपको मिल गए। और बचा बाकी का खाना, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मैं बात कर रहा, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन। जो लोग वजन को घटाना चाहते हैं वो ध्यान से सुने। नेचुरल लेवल पर जो एक बनाया गया है डाइट का, 60-65% कार्बोहाइड्रेट, 20% के आसपास प्रोटीन, और 20% के आसपास फैट्स। ये एक जनरल कैलकुलेशन होता है हमारे जीने के लिए, क्योंकि हमारी एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। खाने को पचाने को लेकर से लेके मसल को रिकवर करना, आंखों से देखना, बोलना, काम करना, ये दुनिया भर के 24 घंटे में बॉडी को बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है। इसीलिए एक रूटीन बनाया है कि 60-60% मतलब आधे से भी ज्यादा वहां पर दिया गया है कार्बोहाइड्रेट को। और फिर जो बाकी का बचा हुआ 40% में 20% फैट, 20% प्रोटीन। लेकिन जो खाना खा खा के, ज्यादा खा के, एक्टिविटी नहीं करके, सिस्टम को अच्छा एक सेडेंटरी लाइफ जी के, जिन्होंने वजन काफी बढ़ा दिया है, उनको थोड़ा सा बदलाव करना है। जहां पर मैंने कहा था कि 60% कार्बोहाइड्रेट और 20% केवल प्रोटीन, वहां पर 50 से 60% आपको प्रोटीन लेना शुरू करना है। और जो बाकी के जो बचे हैं ना, वहां 20% फैट आ गया, तो कितना बचा? 20-25% बच गया आपका। तो उतना कार्बोहाइड्रेट लेना है आपको। यानी कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करनी है। अब ज्यादा डीप जाने की आवश्यकता नहीं। कार्बोहाइड्रेट क्या है?
तो जैसे मैंने कहा, गेहूं हुआ, जवार हुआ, बाजरा हुआ, चपाती हुई, रवा हुआ, लापसी हुई, मैदा हुआ, पाव हुआ, ब्रेड हुआ, है ना, आटा, हर प्रकार का आटा हुआ, उसके बाद आपका आलू हुआ, उसके बाद चावल हुआ, शक्कर हुई। तो ये जितनी चीजें हैं, ये सारी आती है कार्बोहाइड्रेट में। तो खान पान में से कहीं ना कहीं थोड़ा इनको कटौती करनी है। अब जैसे कुछ समय पहले मैंने कहा था कि चपाती और चावल दो ही हम लोग भारी मात्रा में लेते हैं, बाकी सब्जी की मात्रा में लेते हैं। तो सब्जी की मात्रा में क्या करना है आपको, एक ग्रीन वेजिटेबल और एक प्रोटीन की सब्जी, कोई भी प्रोटीन हो, नॉनवेज वाले हो तो नॉनवेज को ले सकते हैं, अगर वेजिटेरियन आप लोग है तो वहां पर फिर मूंग है, मोठ है, चना, जितने कडधान्य वो है, दूध है, दही है, पनीर है, अंडा है, ये सारी चीजें आप अपने खाने में रख सकते हो, उसमें से कोई भी एक चीज। यानी अगर कडधान्य कोई ना कोई रखा है तो नॉनवेज लेने की जरूरत नहीं है, दही लेने की जरूरत नहीं है, एक कडधान्य, एक पत्ते की सब्जी बहुत हो गई। तो ये दो चीजें, एक में आपको फाइबर्स काफी मात्रा में मिल गए, एक में आपको प्रोटीन अच्छी मात्रा में आपको मिल गए, और जो मेन कार्ब आपको चाहिए वो आपकी चपाती में से आपको मिल जाते हैं बड़ी आसानी से। तो एक या दो चपाती, एक सब्जी की मात्रा में प्रोटीन आ गया, और आपकी वेजिटेबल के लिए सब्जी लेनी है, ग्रीन वेजिटेबल, पत्ते की सब्जी, क्योंकि विटामिन मिनरल उनसे और ज्यादा किसी में हो नहीं सकते हैं। तो ये खाना हो गया दोपहर का। रात का खाना भी वैसे ही, अगर चावल खाने की बहुत इच्छा रख सकते हैं, कोई बात नहीं, दाल चावल रखिए, एक सब्जी लेके बैठिए पत्ते वाली, हो गया आपका खाना। दाल भी खाना है, चपाती भी खानी है, चावल भी खाना है, मिठाई भी लेनी है। ये सब कब होता है, जब आपकी बॉडी एक अच्छे आकार में हो और आपको कोई विशेष तकलीफ नहीं हो। जब वजन बढ़ा दिया है आपने इतना ज्यादा, तो कहीं ना कहीं इसको कम तो करना पड़ेगा। एक ध्यान रखना, एक मैसेज और एक गलत चला गया लोगों के बीच में कि नॉनवेज खाने वाले अक्सर मोटे होते हैं। मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं, वेजिटेरियन खाने वाले ज्यादा मोटे होते हैं, नॉनवेज खाने वाले नहीं होते हैं। हम जो खाना हमारा बनता है ना, इसमें हम लोग तेलों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो थोड़ा उसमें कटौती कहीं ना कहीं करनी है आपको। इसलिए थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट, ज्यादा मात्रा में प्रोटीन, और एक मात्रा में सब्जी, ये अगर लेवल अगर आपका चलता है खान पान में, तो मुझे ऐसा लगता है कि डाइट लेने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर नॉनवेज कोई भी घर में रखा है तो कडधान्य को मत लीजिए, कडधान्य अगर खा रहे हो तो नॉनवेज को मत लेना। अगर चावल घर में है तो चपाती को छोड़ दीजिए, अगर चपाती खानी है तो चावल को मत लीजिए। थोड़ा 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 चेंजेस करना है। अगर चपाती चावल दोनों खाना है तो एक चपाती खाइए, इतना चावल खाइए, सब्जी ज्यादा मात्रा में खाइए, आप सभी जानते हैं। अब उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि नहीं, इतना करने से पेट नहीं भरेगा, तो एक बहुत सिंपल है जो कई सालों से हमें सबको पता है, बस हम करते नहीं है, कि टमाटो है, ककड़ी है, गाजर है, मूली है, एक थाली में लेके बैठ जाए ना खाने के साथ साथ, है ना, इतना लेके अगर बैठ जाएंगे, उसको खा जाइए, और फिर तुरंत खाने की थाली को लेना, ब्रेक टाइम रखना नहीं है बीच में। तो आधा पेट तो आपने इसे भर लिया, जिसमें लाइव एंजाइम्स होते हैं। ककड़ी, टमाटर, ये जो गाजर मूली की बात कर रहा हूं, लाइव एंजाइम्स। एक होते हैं डेड एंजाइम्स, जो खाना पका पका के उसमें काम खत्म कर देते हैं, एक होते हैं लाइव एंजाइम्स। तो ये लाइव एंजाइम्स हमको मिल जाते हैं, तो वो ले रहे, फिर खाना खाने के लिए बैठ जाए, तो आधी आधी भूख तो आपकी वैसी हो गई। तो एक डेढ़ रोटी खाने के बाद आपका पेट वैसे ही भर जाएगा। जिनका पेट भरता नहीं, मैं उनके लिए बता रहा हूं। तो इस तरह से अगर आप जिंदगी को अगर लेके चलते हैं, तो वजन का घटाना बहुत आसान है। सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और डिनर, ये तीनों में प्रोटीन्स की मात्रा होनी ही चाहिए। कार्बोहाइड्रेट थोड़ी मात्रा में, प्रोटीन ज्यादा मात्रा में। आप सुबह क्या ले सकते हैं नाश्ते में, आप नाश्ते में क्या लेते हो, या तो पोहा लेते हो, उपमा लेते हो, शीरा लेते हो, और इडली लेते हो, जो भी है, सारा कार्बोहाइड्रेट मिलता है आपको। और ये सारी चीजें बनाने के लिए कहीं ना कहीं चटनी के रूप में हो या उसको फ्राइड करने के रूप में तेल डलता ही है। मिलता क्या नहीं है, प्रोटीन नहीं मिलता है। तो आज से कल से आपके हर ब्रेकफास्ट में या तो जो बॉईल किया हुआ चना होता है, मोठ है, मग है, तीनों में से एक पदार्थ रखिए। वो नहीं है, थोड़ा सा पनीर लेके बैठ जाइए। अगर नॉनवेज वाले हैं तो एक आध दो अंडे लेके बैठ जाइए। आप सब कुछ कर सकते हो, खाली आपको दिमाग में ये डालना है कि उसके बगैर, इसी को कहते हैं संतुलित आहार। ये जो बैलेंस फूड दूसरा कुछ नहीं है। अगर प्रोटीन, कार्ब और फैट तीनों अगर आपके खाने में पर्याप्त मात्रा में है, तब उसे कहेंगे संतुलित आहार। तो आपके हर खाने में, हर मील में, यानी 3 मील मेन है, सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच और आपका डिनर। तो ये तीनों चीजों में प्रोटीन की मात्रा अच्छी खासी हो, भले कार्ब की मात्रा थोड़ी कम हो। दोपहर के खाने में भी फैट, प्रोटीन, कार्ब तीनों पदार्थ, इसमें कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे आपको चपाती या चावल के रूप में, प्रोटीन मिलेगा आपको कडधान्य या फिर
जैसे बहुत सारी चीजें हैं, सोयाबीन है, मशरूम है, बहुत सारी चीजें हैं प्रोटीन। आप नेट पे जाएगा तो पूरा दुकान खुल जाएगा प्रोटीन का। तो उसमें की कोई एक चीज और एक पत्ते वाली सब्जी दोनों खाने में, ताकि पेट साफ होना, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना, एक पर्याप्त मात्रा में हो, क्योंकि जिसमें फाइबर सेल्यूलोज होते हैं बॉडी उसको पचा नहीं सकती है। उसको पचाने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा भी खर्च हो जाती है और पेट भी, मतलब जो टॉक्सिन्स भी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ दोनों टाइम सब्जी खानी है आपको। तो ये हो गया। और जो समय बच गया बीच में का, कौन सा समय बचा? सुबह के नाश्ते और खाने के बीच का समय, शाम का एक 4-5 बजे का समय। तो इस दरमियान अगर आपको कोई फल खाते हैं, जो फल आपके विभाग में बनता है, जैसे आप अगर कर्नाटक के हैं तो कर्नाटक वाला फल, राजस्थान वाला मेरा भाई कोई सुन रहा है तो राजस्थान का फल, मैं महाराष्ट्र से हूँ तो यहाँ का जो फल अपनी मिट्टी में बनता है वो फल आप खा सकते हैं। दिन में 2 या 3 बार आप फल ले सकते हो, उसमें कोई नुकसान नहीं है। और पत्ते की सब्जी के बारे में तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो इतना डाइट अगर आप इस तरह से रखें, दिन में 1 घंटा कसरत को देना है आपको, या फिर वो वॉक पे चले जाए आप, या कभी आसन की इच्छा आप आसन करें, या जिम में चला जाए। तीनों में से 1 घंटा आपको अपने बॉडी की एक्टिविटी के लिए रखना है आपको। यानी कुछ भी करके 250-300 कैलोरीज रोज खर्च हो। खाने में से इंटेक तो हमने पहले ही वैसे कम कर दिया था। इस तरह से अगर आप चलते हैं तो बहुत धीरे धीरे, बहुत आराम से वेट अच्छा से मेंटेन कर सकते हो। बहुत ज्यादा भूखमरी पैदा मत करना। कई लोग बहुत अजीब अजीब तरीके की फास्टिंग करते हैं। फास्टिंग से वेट 100% नीचे आएगा। जब खाओगे नहीं तो वेट तो नीचे आने वाला है, लेकिन वो वेट ऐसा नीचे नहीं लाना है जो आपको कमजोर कर देगा। वो वेट ऐसा नीचे नहीं लाना है जो आपके मसल का लॉस करा सकता है। वेट लॉस ऐसा नहीं करना है कि बॉडी में बहुत ज्यादा यूरिक एसिड, क्योंकि जब मसल लॉस शुरू होता है तो सबसे पहले यूरिक एसिड बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक प्रोटीन का ब्रेकडाउन जो होता है उसमें कई सारी, या प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में बहुत गड़बड़ी आनी शुरू हो जाती है और बहुत सारे ज्वाइंट पेन वगैरह कई बीमारियां आगे जाके लग सकती है, सर दुखने से लेके पता नहीं क्या क्या। तो डाइट, ये हर चीज उतना ही करना जितना आपके मर्यादा में है, उतना ही करना जितना आप लंबे समय के लिए बहुत अच्छा से कर सकते हो। तो ये कुछ एक मैसेज आपको मुझे देने का था। वजन कम करना बहुत आसान है, मैं जैसे बता रहा हूं आपको। अगर जल्दबाजी में कम करोगे तो वो बलून का उदाहरण ध्यान रखना, भरी हुई हवा को श्रिंक कर लिया, आप दुबले पतले बढ़िया एकदम मस्त शेप में आ गए, लेकिन आगे जाके फिर अगर आगे थोड़ा सा अगर आप बढ़ गए, अगर वेट को अगर आपने पुट ऑन करने की ज्यादा खाना शुरू कर दिया तो वापस जाके धीरे धीरे जाके वो सेल आपके बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे कोई पूछ रहा है कि वेज सोर्स ऑफ प्रोटीन, कार्ब एंड फैट्स। वेज में सबसे पहली बात, कार्ब ही कार्ब है, तो वेज में और कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। जहां प्रोटीन की बात आती है तो प्रोटीन में थोड़ा कॉम्बिनेशन होता है। जैसे आज अगर समझ लीजिए कि हम लोग कोई भी कड़धानी की सब्जी खाते हैं, चपाती के साथ खाते हैं, तो एक्चुअली दोनों में फर्क ये है कि नॉनवेज में जो प्रोटीन्स होते हैं उसको पूरा प्रोटीन कहा जाता है, यानी पूरे अमाइनो एसिड्स उसमें पाए जाते हैं। वेजिटेरियन चीजों में थोड़ा सा जो होता है वो कम होता है, प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा कम, या मैं कहूंगा कि पूरा नहीं होता है, आधा प्रोटीन होता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, हमारा हमारा कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है पहले से। जैसे चपाती खाई हमने सब्जी के साथ में, तो गेहूं में भी कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं, तो वो प्रोटीन, सब्जी का प्रोटीन एक करके पूरा प्रोटीन लगभग बन जाता है। जैसे हम लोग दाल और चावल साथ में लेते हैं, तो चावल में भी कुछ, चावल खाली कार्ब नहीं होता है, हर पदार्थ में 6 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहीं ना कहीं है, मात्रा कम ज्यादा होती है, तो उसमें का थोड़ा प्रोटीन, चावल में से थोड़ा प्रोटीन, तो वो वहां पे पूरा प्रोटीन बन जाता है। तो जैसे दही और चावल खा लिया तो दही अपना प्रोटीन, लेकिन दही में अगर कोई एक दूसरा अमीनो एसिड्स नहीं है तो चावल में से मिल जाता है। तो ऐसा एक कॉम्बिनेशन, हमारा खाना कॉम्बिनेशन में ही होता है। शाकाहारी आदमी भी अच्छा से प्रोटीन ले सकता है, बस उसको पर्याप्त मात्रा में लेने की आदत हो, जिसमें दही है, आप दूध आपको लेना चाहिए, आप मशरूम ले सकते हैं, मसूर की दाल उसमें बहुत अच्छा प्रोटीन है, मशरूम हो गया, सोयाबीन में बहुत, कई कई पदार्थ ऐसे जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन है, तो आप उसको ले सकते हो, जरूरी नहीं कि नॉनवेज लेने की। लेकिन ये जो फैट की बात बताई है, तो फैट के लिए मैं इतना कहूंगा कि बॉडी को जो इसेंशियल फैट्स जो लगते हैं ना, वो फैट्स का मतलब होता है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 बॉडी फैट्स। ये सारे मिलते हैं, बादाम है, आपके अखरोट है, जब हम लोग जो घर में जो तेल बनाते हैं ना, सिंगदाना हुआ, तिल हुआ, वगैरह वगैरह, जो खाने में बनता है खास करके, जो जिसमें और कुछ चीजें मिक्स नहीं होती हैं, ये सारे पदार्थ नेचुरल लेवल पर बहुत अच्छे माने जाते हैं। हम लोग जो डब्बे से बाहर से लाते हैं उसमें बहुत ज्यादा फैट्स ज्यादा माने जाते हैं। जैसे फैट्स के भी कई अलग अलग प्रकार, जैसे तली हुई चीजें ज्यादा हम लोग खाते हैं, तो वहां पर एक अलग प्रकार के जो फैट्स बॉडी पर बहुत बुरा असर करते हैं, वो एक बार आ जाता है बॉडी में, ट्रांस फैट उसको हम लोग बोलते हैं। तो फैट्स के अलग अलग प्रकार होते हैं, अब उसमें जाना ज्यादा हमको नहीं जाना है कि जो नेचुरल लेवल पर क्या खान पान में कर सकते हैं। तो हमारा आपका सबका खाना बनता ही तेल में है। आप खाली एक चीज कर सकते हो
घर में कोई एक तेल अगर आप यूज कर सकते हो तो एक ही तेल को यूज मत करिए, घर में 2-3 प्रकार के तेल रखिए। कभी आप जो एक राइस ब्रान ऑयल यूज कीजिए, कभी आप तिल का तेल यूज कीजिए, कभी सिंगदाने का, जहां से भी आप है। तो अलग अलग तेल को अगर यूज करते हैं तो बॉडी को अलग अलग प्रकार के जो विटामिन मिनरल है वो मिलते हैं। आप खाने में, घर में भी खाना बनाते हैं, हमेशा चपाती चपाती जिंदगी भर बनती रहती है, बिल्कुल मत करिए। कभी जवार की रोटी लीजिए, कभी बाजरे की रोटी लीजिए, कभी गेहूं की रोटी। तो कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा अगर चेंजेस करते हैं तो बॉडी यूज टू भी नहीं होती है, और अलग अलग चीजें भी आपको उसमें से मिल सकती है। हाइपोथायरॉयडिज्म बट कंट्रोल आफ्टर मेडिकेशन, व्हाट टाइप ऑफ डाइट, वेट रिडक्शन। अगर सबसे पहली बात यह है कि जब भी कभी हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो उसमें दवाइयां हम लोग जो लेते हैं वो कहीं ना कहीं थायराइड को कंट्रोल करने की कोशिश होती है, लेकिन उसके कारण जो बीएमआर आपका जो नीचे गया है, वो बीएमआर आपका वैसे ही नीचे, तो आपको ज्यादा खाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने खाने का इंटेक थोड़ा कम करें, और जैसे मैंने बताया था कि खाने में 50 से 55 टके प्रोटीन, 20% कार्ब की मात्रा थोड़ी कम करें। कार्ब को कभी भी जीरो नहीं करना है, कार्ब बॉडी की सबसे पहली नीड है। तो कार्बोहाइड्रेट लेने हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। जैसे 5 चपाती खाई, इतना चावल खाया, इतनी सब्जी ली, तो वो तो वेट गेन का डाइट हो गया। आपको करना है एक चपाती, ज्यादा मात्रा में सब्जी या चावल थोड़ी मात्रा में लिया, दाल को ज्यादा रखिए साथ में। तो प्रोटीन को इंक्रीज आप कर सकते हैं। घर से बाहर से कोई कुछ लाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। बस आपको खींचना है लंबा थोड़ा, और एक बार मन को बना दीजिए। अगर मन को नहीं बना पाएंगे आप तो वजन कम करना अच्छों अच्छों को पॉसिबल नहीं होता है। मर मरा के कसरत करना इसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि उतनी कसरतें आप हमेशा कर नहीं पाओगे। हमने वो दिन सब देखे हुए हैं, 3-3 घंटा मैंने भी कसरत सारी की है, और क्या फायदा क्या नुकसान हमने देखा हुआ है। तो ये सब बिल्कुल नहीं करना है। लॉट्स ऑफ टेकिंग प्रोटीन सप्लीमेंट, कैन सजेस्ट सम नेचुरल फूड प्रोटीन। मैं सप्लीमेंट के बारे में बात बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि सप्लीमेंट जो बाहर से आते हैं आपकी बॉडी कितना पचा सकती है। जहां प्रोटीन की बात आती है तो वहां पर हमारी किडनी के बारे में सबसे पहले सोचा जाता है। किडनी का मेटाबॉलिज्म पूरा हिल जाता है, यूरिक एसिड, गाउट जैसे कई समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए बाहर से प्रोटीन की बात नहीं करूंगा। आपके घर में है ना, दूध है, दही है, अंडे है, आप स्प्राउट्स है, ये सारा खाइए। उतने प्रोटीन्स आपके बॉडी में पर्याप्त मात्रा में है, बाहर से लेने की आपको फ्रैंकली जरूरत नहीं पड़ती है। ये जो ज्यादा वेट ट्रेनिंग वगैरह करते हैं वो थोड़ा लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उनको लेना पड़ता है, वो टॉपिक अलग है। क्योंकि सप्लीमेंट जहां से आप बाहर से लेते हो मार्केट से, वो कौन बनाता है, कैसा बना है, क्योंकि आजकल सब कुछ बिकने लग गया है। आयुर्वेद के नाम पे भी आपको मालूम है सब कुछ मिलता है बाहर। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, मैं किसी को बदनाम करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन दुकान से डब्बे में जो पैक करके आता है मैं उसके थोड़ा सा विरोध में हूँ। घर में आपके खान पान में, जैसे मैंने बताया, 3 बार का खाना खाते हैं ना आप, तो तीनों बार में प्रोटीन घर में रखिए ना आप। आपका प्रॉब्लम आपका है ना, मेरा हमारा सबका प्रॉब्लम क्या है, ब्रेकफास्ट में प्रोटीन मिलते ही नहीं है। खाने में भी दाल है तो है, नहीं तो नहीं है, बस खा लिया ऐसे ही। ऐसा नहीं होता है, खाने में आपके प्रोटीन होना ही चाहिए। अगर स्प्राउट्स हो या दाल हो, ये दोनों चीजें नहीं है तो दही हो, कुछ ना कुछ प्रोटीन का एक स्रोत आपको आपके सारे मील में मिलना चाहिए। वो अगर मिल गया तो प्रोटीन की ज्यादा वैसे जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे हम कहते हैं कि लेडीज जेंट्स में थोड़ा सा बॉडी वेट आपका जितना है उतने ग्राम प्रोटीन आपको मिलना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मेरा समझो 70 किलो वजन है, तो मुझे 70 ग्राम प्रोटीन दिन में मिलने चाहिए, 70 ग्राम। तो 70 ग्राम प्रोटीन मुझे 3 बार में लेने हैं। तो मैं क्या करूंगा, सुबह 1-2-3 अंडे ले लूंगा, एक वाइट, अगर मैं नॉनवेज लेता हूँ। दोपहर में भी 1-2 अंडे ले लूंगा, या दोपहर में अंडा नहीं लेके मैं दही ले लूंगा। यानी कोई ना कोई प्रोटीन की एक चीज, मैं पनीर ले सकता हूँ, दही ले सकता हूँ, छाछ ले सकता हूँ, दूध, कुछ भी। तो ये तीनों पदार्थ जो है 3 टाइम में मोस्टली, इसमें से कोई ना कोई एक पदार्थ आपको जरूर लेना चाहिए। स्पोर्ट पर्सन जो होते हैं उनकी बात अलग होती है, वो बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करते हैं, क्योंकि वहां पर कॉम्पिटिटिव लेवल की जो फिटनेस में अलग अलग प्रकार होते हैं। एक होता है एक नॉर्मल लेवल का फिटनेस, एक होता है कॉम्पिटिटिव लेवल का फिटनेस। तो कॉम्पिटिटिव फिटनेस में फूड इंटेक बहुत करना पड़ता है, तो वहां पर थोड़े से सप्लीमेंट बाहर से लेने को अलाउ किया जाता है। लेकिन यहाँ से मैं वापस एक बार कहता हूँ कि बाहर वालों के लिए मैं थोड़ा सा इसके खिलाफ हूँ, क्योंकि थोड़े मैं चाहता हूँ कि आपका नुकसान नहीं हो। तो जो स्पोर्ट्स मेडिसिन वाले जो लोग होते हैं, जो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, आप, क्योंकि ये थोड़ा सा एक क्लिनिकल टॉपिक आता है, एक इंडिविजुअल टॉपिक आता है कि आपके बॉडी में फैट की मात्रा कितनी है, आपके बॉडी में मसल की मात्रा कितनी है, आपके रेगुलर खाने की कितनी जरूरत है। तो ये सबके लिए अगर मैं कहूंगा तो ये थोड़ा सा नुकसान कर जाएगा। सर, तिल तेल एज ए कुकिंग ऑयल, सम अदर ऑयल नहीं, तिल का तेल, जो तेल आपके यहाँ पे चलता है आप बना सकते हैं ना खाना। कई लोग तिल के तेल में खाना बनाते हैं, कई लोग राई के तेल में बनाते हैं, कई लोग खोपरे के तेल में बनाते हैं, कई सिंगदाने पे।
आप जैसे भी जिसमें भी यूज कर सकते हैं आप कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं। जो आपको भाता है, खाली एक ही टाइप का बार बार आपको नहीं करना है। फ्राइड पदार्थ जो होते हैं वो खाने में थोड़े कम कर दीजिए। वजन घटाने का प्रोग्राम, इसलिए मैं एक दो बातें रह गई थी। और जो मिठाइयाँ जो होती है ना, जिसमें भर भर के होता है सब, तो ये दो चीजों को कंट्रोल करना। मैं बंद करने की बात नहीं करता हूँ, फ्राइड को तो मैं कहूंगा बंद ही कर दीजिए। और मिठाई बहुत ज्यादा पसंद है तो थोड़ा खाना खाने से पहले थोड़ा सा इतना सा आप ले सकते हो। अगर किसी को लगता है कि नहीं सर स्वीट डिश का मुझे आदत है पहले से, तो मनुका है, खजूर है, गुड़ है, स्वीट डिश ही चाहिए ना आपको, मुंह को मिठाई करना है ना, ये 3 पदार्थ सबसे अच्छे हैं। लेकिन जो बाजार से जो मिलते हैं, जो शक्कर वाले हैं, वो थोड़ा सा देखिए, अब इतना जल्दी कर करके वजन को बढ़ा दिया आपने। अब कहीं ना कहीं उसको अगर हटाना है आपको, तो कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा ना भाई। अच्छा, कंट्रोल कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? हमारे लिए कर रहे हैं। तो थोड़ा दिन कंट्रोल करते हैं, वेट को एक बार एक लेवल पे आते हैं, उसके बाद फिर खाना शुरू कर देंगे। कितना? थोड़ा थोड़ा, कभी कभार मन किया थोड़ा खा लिया, नहीं खा लिया छोड़ दिया। क्योंकि जब तक, एक कहते हैं ना कि 21 दिन तक अगर आप कोई आदत अपने आप को डालते हो, तो वो आदत फिर बॉडी परमानेंटली वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है। तो थोड़े दिन आप कोशिश तो करके देखिए। तो ये एक छोटा सा मैसेज मुझे देना था। अगर ध्यान नहीं रखा वजन का, तो घटा हुआ वजन फिर बढ़ता है। आज लोग जितने भी वर्ल्ड वाइड देखिए, सब लोग फेल एक ही के कारण हो रहे हैं, क्योंकि उनको कंट्रोल रखने को आता नहीं, कम करना सीख गए। उनको मालूम पड़ गया कि थोड़ा भी कुछ किया कम तो होने वाला है, लेकिन उसको रखना, उसको समय तक, लंबे समय तक के लिए खींचना, वो थोड़ा रुक जाते हैं। तो लंबे समय के लिए इसको करो। वजन घटाना सबसे आसान है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। यहाँ कोई आपको वजन बढ़ाने के लिए फोर्स नहीं कर सकता है। आपकी गलत आदतें, आपका गलत खान पान, आपकी गलत सोच, आपका हमेशा टेंशन में रहना, क्योंकि ज्यादा टेंशन में रहने से बीएमआर नेचुरली लो होता है। बहुत ज्यादा संबंध है सारी चीजों का। तो बहुत बड़ा ये टॉपिक है, लेकिन मैंने 1 घंटे भर में ज्यादा समय हो गया, उससे ही मैंने कोशिश की कि एक साइंस में आप तक ला सकूं, ताकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये चेंजेस हम लोग कर सकते हैं, और वो चेंजेस अगर आप करें, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 6 महीने में, अगर कल से आप लोग प्रयास करते हो, मैं दावे के साथ कहता हूँ 6 महीने, बहुत बड़ी बात तो नहीं करूंगा, लेकिन एक 10 से 11 किलो वजन आप बड़े आराम से कम कर सकते हो। ये मुझे पूरी गारंटी। बहुत बढ़िया दत्ता गायकवाड़ साहब, आपने लगभग 1 घंटे से ऊपर अपना व्याख्यान दिया और बहुत लोगों ने इसको ज्वाइन किया। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी आपने दिए। वजन बढ़ना एक वाकई एक बहुत बड़ी समस्या है। सीडेंटरी लाइफस्टाइल इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आपने बीएमआर के एक उम्र के बाद जो है बेसल मेटाबॉलिक रेट्स के कम हो जाने पर बहुत ही अच्छी तरह से समझाया कि हमारी एक उम्र तक जब तक हम एक्टिव रहते हैं, जब तक हमारी हाइट बढ़ती है, तब तक हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट्स काफी बढ़ता है। लेकिन जैसे ही हम एक उम्र पर अपनी ग्रोथ को पूरी कर लेते हैं, तो फिर हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट उस हिसाब से नहीं बढ़ता है। आपने कुछ छोटी सी बातें बताई कि हम अपने घर में भी लगातार बैठे रहते हैं, लेकिन बैठ करके भी हम थोड़ा सा उठ लें। अगर हम लंबे समय तक कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो भी यदि हम बीच बीच में उठ के चलें और थोड़ा सा मूवमेंट करें, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। यदि जो लोग लगातार स्पोर्टिंग एक्टिविटीज में रहते हैं या लगातार किसी न किसी तरह से शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं, उनकी उम्र बढ़ने के साथ साथ भी बेसल मेटाबॉलिक रेट्स जो है वो उतनी कम नहीं होती, इसीलिए उनका वजन नहीं बढ़ता। इन सभी बातों पर आपने बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया। आपने ये भी बताया कि आपको वजन कम करना है तो आप लगातार कोई जिम या कोई कसरत या फिर लगातार 2-2 घंटे तक, 3-3 घंटे तक वॉक करके आप अपने वजन को सीधे कम करने की उम्मीद ना करें, क्योंकि वजन एक प्रकार से शरीर की मेटाबॉलिज्म के कारण बढ़ने वाली एक प्रक्रिया है, जिसे यदि आप नियंत्रण रखना चाहते हैं तो आपको उस अपनी मेटाबॉलिक रेट्स को बढ़ाना होगा, जो धीरे धीरे उम्र के साथ साथ कम होती जाती है। बहुत सारी बातें आपने बताई, बहुत सारे प्रश्न भी लोगों के उत्तर दिए, बहुत लोगों ने आपके और भी लेक्चर्स के बारे में कहा है। हम आपसे जरूर प्रयास करेंगे कि हम जब भी मौका मिले हम आपको इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आएं, क्योंकि हमारा ये आयुष दर्पण जर्नल का प्लेटफॉर्म एक लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का एक प्लेटफॉर्म है। और इस पर विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञ हमारे साथ भारत ही नहीं विदेशों से भी जुड़ते हैं। आयुष दर्पण को आज पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। आयुष दर्पण की इस लेक्चर को मैं देख रहा था कि तमाम लोग देख रहे थे, तो ये मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे आयुष दर्पण के इस प्लेटफॉर्म पर जो है तमाम सारे हमारे चिकित्सक, जिसमें हमारे छात्र भी हैं, हमारे शिक्षक भी हैं, उन सब के ज्ञान का वर्धन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर आपसे हम विदा लेते हैं, फिर किसी नए लेक्चर के साथ हम जल्दी आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद।